अध्याय 11। ये जिनेक्सिया। मो फैन, लिटिल एप्पल गुनगुनाते हुए मिंगवन मिडिल स्कूल की ओर जा रहे थे। मिंगवन मिडिल स्कूल एक निजी ऑल गर्ल्स स्कूल था। सबसे नाजुक और फैशनेबल लड़कियां वहां इकट्ठा होती थीं। इस स्कूल और दूसरे स्कूलों में फर्क ये था कि इस स्कूल में जादू के सिद्धांतों की नीरस शिक्षा नहीं दी जाती थी, और यहाँ ऐसे मूर्ख तो बिल्कुल नहीं थे जो सिर्फ जादू की किताबों से परीक्षा देना जानते हों। ये लड़कियां जादू की पृष्ठभूमि वाले परिवारों से थीं, इसलिए स्वाभाविक रूप से वे उन जादूगरों से ज्यादा जानती थीं जिन्हें 9 साल की अनिवार्य जादू की शिक्षा लेनी पड़ती थी। मिसाल के तौर पर उनमें से कुछ अक्सर अपनी छाती पर जादू के औजारों का आभूषण पहनती थीं। ये जादुई दूसरी पीढ़ी अपने जन्म से ही अपनी आध्यात्मिक शक्ति को बढ़ाने वाले जादुई औजार पहनती आ रही है। इन लोगों की तुलना में मो फैन तो बस एक किसान था जिसे कदम दर कदम ऊपर चढ़ना पड़ता है। स्कूल के आसपास की छोटी सड़कें आलीशान गाड़ियों से भरी हुई थीं क्योंकि स्कूल खत्म होने का समय आ गया था। मो फैन शिनिक्सिया के चरित्र को लेकर बिल्कुल स्पष्ट थी। वह लिमोजीन वाली लड़कियों के इर्द गिर्द घूमकर गली की छोटी सड़क पर जरूर जाएगी। उसे खिड़की के पास निवासियों द्वारा लगाए गए छोटे बांस की खुशबू आ रही थी। मो फैन मुख्य द्वार के चारों ओर घूमता रहा क्योंकि उसने गली में सड़क के अंत में छोटी बहन ये शिनिक्सिया का इंतजार करने की योजना बनाई थी। गली में सड़क का इस्तेमाल करने वाले ज्यादा लोग नहीं थे। मो फैन दूसरे लोगों के आंगन से होते हुए उस जानी पहचानी सड़क पर पहुंचा। यद्यपि दुनिया बदल गई है, लेकिन वह शहर जिससे वह इतना परिचित था नहीं बदला है, न ही खिड़की के पास वाला बांस बदला है। इसके बारे में सोचते हुए ये शिनशिया को भी नहीं बदलना चाहिए था। अल्पविराम। मो फैन गली के बीचों बीच दीवार से पीठ टिकाए खड़ा था। वह किसी गैंगस्टर जैसा लग रहा था जो प्राइमरी के बच्चों से आर्केड टोकन लूटने का मौका ढूंढ रहा हो। वह बीच बीच में गली के दरवाजे की तरफ देखने के लिए नजरें उठाता ताकि आने वाली लड़की को चौंका सके। किसने सोचा होगा कि आधे दिन तक वह खूबसूरत आकृति दिखाई नहीं देगी। वह क्यों नहीं आ रही है? मो फैन जिस मुद्रा में खड़े थे उससे उन्हें सुन्नपन महसूस हुआ। जैसे ही उसने अपनी आंखें थोड़ी सी बंद की, मो फैन आदतन ध्यान में जाने वाला था। अचानक मो फैन को गली के प्रवेश द्वार से छोटी पहाड़ी की ओर आती हुई एक आवाज सुनाई दी। आमतौर पर गली की ऊंची दीवारों के कारण ये आवाजें और शोर सुनाई नहीं देते। किसी कारण से ये आवाजें उसके कानों में पड़ गईं। क्या ये ध्यान के दुष्प्रभावों के कारण धारणा में वृद्धि हो सकती है? मो फैन उत्सुकतावश छोटी पहाड़ी की ओर चलने लगा। जैसे ही वह छोटी पहाड़ी की ओर बढ़ा, अचानक सब कुछ साफ हो गया। पहाड़ी के नीचे वाला हिस्सा उस घर से लगभग 1 किलोमीटर दूर था जिसे मो फैन के परिवार ने हाल ही में बेचा था। पहाड़ी के नीचे एक छोटा सा लॉन था जो किसी छोटे से पार्क जैसा लग रहा था। एक हवा के निकास के पास मुड़ी हुई लताओं से बना एक झूला था। झूला बिना किसी हलचल के स्थिर खड़ा था। झूले के ऊपर एक लड़की बैठी थी जिसके लंबे काले बाल थे। सर्द हवा उसके बालों को बिखेर रही थी जिससे उसका रेशमी, सफेद और नाजुक चेहरा दिखाई दे रहा था। उसकी लंबी पलकें, सुंदर नाक और जैद जैसे चमकदार होंठ थे। वह चुपचाप ध्यान से आगे देख रही थी, मानो वह सर्दियों के झूलों और नाजुक कमल के साथ एक चित्र की तरह घुल मिल गई हो। ठंडी और प्यारी, फिर भी अकेली, जैसे उसका अनोखा स्वभाव खिल उठा हो। मो फैन के कदम अचानक रुक गए। उसे पता ही नहीं चला कि कब उसे इस तरह देखने में मजा आने लगा। उसे बैठा देखकर मो फैन के अंदर एक गर्माहट सी दौड़ गई जो उसके दिल की गहराइयों तक पहुंच गई। और फिर वह खुद को रोक नहीं पाया और उसके मुंह का कोना मुड़ गया। हालांकि इस क्षण में मो फैन को लगा कि कुछ ठीक नहीं था। जैसे ही वह झूले पर बैठी सुंदर लड़की की ओर बढ़ा, उसकी भौहें तुरंत सिकुड़ गईं। लड़की को भी लगा जैसे कोई उसकी तरफ आ रहा है। हालांकि जब उसने देखा कि वो मो फैन है तो उसके चेहरे पर जरा भी हैरानी नहीं दिखी। वो बस हल्के से हंस पड़ी, मानो उसे पता हो कि वो आदमी आ रहा होगा और वो यहीं उसका इंतजार कर रही थी। बड़े भाई मो फैन, लड़की ने मीठी आवाज में पुकारा। ये फिर से वही बकवास है ना? जैसे ही मो फैन वहां आया, उसके चेहरे पर हल्का सा गुस्सा उभर आया। शिनिक्सिया ने कुछ नहीं कहा। आज मैं निश्चित रूप से उनसे निपटूंगा, वे पतितों का एक समूह है। मो फैन का गुस्सा कई गुना बढ़ गया और उसने पहाड़ी पर सीढ़ियों की ओर देखा। उनमें से बहुत सारे हैं, इसे भूल जाओ। शिनिक्सिया ने अपना सिर हिलाया। मो फैन को अपना गुस्सा छोड़ने की सलाह दी। इसे भूलना नामुमकिन है। मैं इन गंदगी से निपट लूंगा। मो फैन ने कुछ और नहीं कहा और सीढ़ियों से ऊपर चला गया। शिनिक्सिया, जो झूले पर बैठी थी, मो फैन को खींचकर दूर ले जाना चाहती थी, लेकिन मो फैन पहले से ही गुस्से में उबलता हुआ पहाड़ पर चढ़ रहा था।
शिनशिया मो फैन के गुस्सैल स्वभाव से वाकिफ थी। वह हमेशा पड़ोस के गुंडों और बदमाशों से उससे जुड़े किसी न किसी कारण से लड़ता रहा है। वह हर बार कई लोगों से लड़ता और पूरे शरीर पर जख्म लेकर लौटता। यह ऐसी चीज थी जिसे वह कम से कम देखना चाहती थी। इस बार उसे परेशान करने वाले कोई छोटे मोटे गुंडे या बदमाश नहीं थे। साफ था कि ये लोग बहुत पहले ही स्कूल छोड़ चुके थे। इस इलाके में जो लोग शरारत करते थे उन्हें एजोर बियर गैंग के नाम से जाना जाता था। ये लोग यहाँ रहने वाली अमीर लड़कियों को किराए पर देते थे। जो भी उन्हें पसंद नहीं आता था वे उस पर पैर रख देती थीं। वहाँ कम से कम 5 लोग थे और उनमें से 2 के शरीर बहुत मजबूत थे। उनके शरीर मोफैन के शरीर से कई गुना बड़े थे। अगर मोफैन उन्हें ढूंढने ऊपर जाता तो उसकी बुरी तरह पिटाई जरूर होती। अल्पविराम। मंडप पर, पहाड़ी पर। जूबिन, क्या आपको नहीं लगता कि अगर हम इसे इस तरह से करते हैं तो हम में शान की कमी होगी? एक युवक ने मुंह से सिगरेट लटकाए और हाथों में पोकर कार्ड लिए हुए कहा। हमारे अंदर शान शौकत की कमी कैसे हो सकती है? ये 16वीं बार है जब मैं उसके सामने अपनी सच्ची भावनाएं व्यक्त कर रहा हूँ, उसे अपनी प्रेमिका बनने की इजाजत दे रहा हूँ। क्या मैं यहाँ मंडप में बैठकर ताश नहीं खेल सकता जब तक वह इस बारे में सोच रही है? जूबिन नाम के युवक ने जवाब दिया। जूबिन की गर्दन पर एक साफ नीले रंग का टैटू था और उसकी छोटी जैकेट, जो उसकी गर्दन पर बने टैटू के आधे हिस्से को ढक रही थी, की वजह से वह बेहद आकर्षक लग रहा था। एक नज़र में ही पता चल जाता था कि वह एक ऐसा किरदार है जिसे उकसाना मुश्किल है। हाँ, अगर वो तुम्हें मना करना चाहती तो पहले ही चली जाती। किंग फ्लैश, हा, मुझे पैसे दो, डबल कर दो। दूसरी तरफ बैठे एक युवक ने छेद वाली काउबॉय हैट पहने हुए कहा। धिक्कार है तुम्हारी इस बकवास किस्मत पर। एक और राउंड, एक और राउंड। हम तब तक खेलेंगे जब तक आसमान काला न हो जाए। मुझे नहीं लगता कि लड़की घबराएगी। जूबिन ने आंखें सिकोड़ ली, किसी के ऊपर होने का आनंद लेते हुए। लड़कियों के प्रति तो अटल रहना ही पड़ता है। लड़कियों का स्वभाव ही शर्मीला होता है, अगर थोड़ा भी अटल न हो तो कुछ भी नहीं कर पाऊंगा। ये लड़की शिनशिया समय के साथ और भी खूबसूरत होती जा रही थी। उसे देखकर सचमुच उत्तेजना होती थी। सच में कोई तो होगा जो कहेगा कि मैं उस मेढक जैसा हूं जो हंस का मांस खाना चाहता है। आज मैं इस लड़की पर अपना हक जताऊंगा, फिर देखूंगा कौन कुछ कहने की हिम्मत करता है। ओह हाँ, मुझे याद है कि इस छोटी लड़की का अभी भी एक भाई है। ये कष्टप्रद है। चरवाहे की वेशभूषा में युवक ने टिप्पणी की। उसकी युद्ध क्षमता कमजोर है। एक अडिग चरित्र के अलावा वह बस एक मांस का थैला है। तुम उसे जैसे चाहो मार सकते हो, जूबिन ने बिना ज्यादा परवाह किए कहा। ये सही है। पहले मैं उससे निपटने के लिए काफी था। अब मेरी मांसपेशियां मजबूत हो गई हैं, मैं उस चीज को पीटने की कोशिश करूंगा। इसी बात पर, जूबिन, क्या तुम्हारी पसंद कुछ ज्यादा ही नहीं है? ये लड़की वाकई अच्छी दिखती है, हालांकि ऐसा कर पाना थोड़ा मुश्किल है। मुझे भी ऐसा ही लगता है। इस लड़कियों के स्कूल में ढेरों खूबसूरत लड़कियां हैं। लोग बेवकूफ जरूर हैं, पर उनके पास पैसा है। उन्हें जरा सा धमका दो तो वे मान जाएंगे। सिर्फ एक लड़की के लिए इतनी मुसीबत क्यों मोल लेते हो? तुम्हें क्या पता, इसे कहते हैं अच्छा स्वाद। जूबिन ने लोगों के समूह को बुरी तरह घूरा। जब वह लड़कों के इस समूह के भयानक स्वाद से असंतुष्ट महसूस करने लगा था तो जूबिन ने अपना सिर उठाया और एक युवक को काले रंग की टी शर्ट पहने हुए देखा जो अपने चारों ओर एक ठंडी आभा के साथ मंडप की ओर जा रहा था। यह आदमी जाना पहचाना सा लगता है। बकवास, शैतान की बात, क्या ये लड़की का भाई नहीं है? इस लड़के से तो मैं कब से निपटना चाह रहा था क्योंकि इसने मुझे इस लड़की से पटाने की कोशिश करने से रोका था। किसने सोचा था कि तुम अकेले मेरे पास आओगे? संयोग से आज यहाँ मेरे कई भाई भी हैं। हम तुम्हें बस पिटाई का मजा चखाएंगे और देखेंगे कि आगे से तुम फिर से खड़े होने की हिम्मत करते हो या नहीं। भाइयों, अपने हथियार पकड़ो। जूबिन खड़ा था, उसकी निगाहें मो फैन की ठंडी आंखों से टकरा रही थीं। काउबॉय पोशाक वाला आदमी, मुंह से सिगरेट लटकाए युवक, हेडफोन वाला आदमी और जैकेट पहने आदमी तुरंत उठ खड़े हुए और सबने अपनी तरफ देखा। भाई, हम हथियार नहीं लाए हैं, सिगरेट वाला जूबिन के कान के पास आकर धीरे से फुसफुसाया। क्या बकवास है? क्या तुम्हें इस चीज से निपटने के लिए हथियारों की जरूरत है? इसे अच्छी तरह से पीटना। भाई झाओ कुंसन के निर्देशानुसार अगर हमने इसे पीटा तो इसकी जिम्मेदारी इसकी होगी। जूबिन ने गुस्से में जवाब देते हुए बातूनी भाइयों के माथे पर अपनी हथेली से थप्पड़ मारा। सिगरेट वाले को लगा कि उसके साथ अन्याय हुआ है। आप ही तो थे जिन्होंने हथियार उठाने को कहा था। लगता है ये सिर्फ शब्दों का खेल है।
चूंकि यह कुछ ऐसा है जिसका निर्देश भाई झाओ कुनसन ने पहले दिया है। जैकेट वाले व्यक्ति ने हंसते हुए अपनी जैकेट उतार दी, जिससे उसकी सफेद टैंक टॉप और उभरी हुई मांसपेशियां दिखने लगीं। मो फैन ने अज़ुरा भालू गिरोह के 5 कचरे को ध्यान से देखा, ऐसा लगा जैसे वह किसी पालतू जानवर को देख रहा हो। अल्पविराम। हम बच्चे, इसे ऐसे कहो, तुम्हारी बहन जैसी लड़की में मेरी दिलचस्पी उसके जीवन की सबसे भाग्यशाली बात है। क्या तुम्हें लगता है कि कोई और भी मेरे जैसा है, जू बिंग, जिसे इस बात की परवाह नहीं कि वह एक अपंग है। एक अपंग को देवी की तरह व्यवहार करने की कोई जरूरत नहीं है। अगर कोई उसे चाहता है तो तुम्हें पैसे जलाकर बुद्ध का शुक्रिया अदा करना चाहिए। जू बिंग ने मो फैन की ओर इशारा किया और उसने अपने असली इरादे जाहिर किए। इतने वर्षों के बाद जू बिंग का धैर्य समाप्त हो गया था। मुझे देखो शू बिंग, मेरे पास रूप भी है और ताकत भी। गुआंगची जिले में वह एक बहुत ही प्रभावशाली व्यक्ति था। अगर ये शिनशिया मेरे पीछे चल पड़े तो चाहे उसकी परिस्थितियां अच्छी हो या बुरी, वह अच्छी तरह जी सकेगी और उसके सेवक हमेशा उसकी सेवा में मौजूद रहेंगे। मुद्दा यह है कि एहसानों की कद्र करना सीखो। अब आज्ञाकारी होकर मुझे जीजाजी कहो। ये देखते हुए कि हम एक परिवार की तरह हैं, हम तुम्हारे साथ नरमी से पेश आएंगे। इस तरह हम झाओ कुनसान और मू बाई को बता सकेंगे कि हमने तुम्हें पीटा है। अगर तुम अब भी विरोध करोगे तो हम तुम्हारे पैर तोड़ देंगे ताकि तुम अपनी बहन के साथ अपंग हो जाओ। सफेद टैंक टॉप पहने हटे कट्टे आदमी ने हुक्म दिया। ये सुनकर मो फैन की छाती जोर जोर से धड़कने लगी। उसने मंडप की ओर देखा। मंडप के बीच में एक अकेली व्हीलचेयर रखी थी जिसकी सीट के ऊपर पोकर कार्ड रखे हुए थे। पहले तो मो फैन इन घटिया लोगों को ये शिनिक्सिया की व्हीलचेयर को पोकर खेलने की मेज की तरह इस्तेमाल करते देखकर बहुत गुस्सा हुआ था। लेकिन अब जब उसने जू बिंग से ये अपमानजनक बातें सुनी तो मो फैन को लगा जैसे उसकी छाती फट जाएगी। एक अपंग, मैं मो फैन एक प्रतिज्ञा कर चुका हूं। अगर किसी ने कभी ये शिनशिया से ऐसी बात कही तो मैं ये सुनिश्चित करूंगा कि उसे इंसान बनकर पुनर्जन्म लेने का पछतावा हो। इस बच्चे के साथ समय बर्बाद करना बंद करो, जाओ और इसे पीट दो। भाइयों, मैं अकेला ही उससे निपटने के लिए काफी हूं, तुम लोग बस किनारे खड़े होकर देखते रहो। सफेद टैंक टॉप पहने हुए उस हटे कट्टे आदमी ने अपनी मुट्ठियां भींचनी शुरू कर दी। मो फैन ने अत्यंत ठंडी आंखों से उनकी ओर देखा। हालांकि जब वे इधर उधर घूम रहे थे तो उन्होंने एक बात पर ध्यान नहीं दिया। वह अपनी आंखों के भीतर एक भयानक बैंगनी रंग का बिजली का रास्ता बना रहा था। स्टार पाथ में एक जबरदस्त बिजली की शक्ति थी जो मो फैन के गुस्से में ज्वालामुखी की तरह फटने वाली थी। क्या आपको सचमुच लगता है कि मैं अभी भी वही मो फैन हूं जिसका आप फायदा उठा सकते हैं? मो फैन के आसपास के वातावरण में एक बेचैन शक्ति कांपने लगी, मानो पूरी तरह से हथियारबंद सैनिक अपने जनरल के आदेश का इंतजार कर रहे हों। तुम, जो एक पालतू जानवर के बराबर भी नहीं हो, बिजली का स्वाद चखने के लिए बिल्कुल सही समय पर आए हो। जिस क्षण उसके गले से क्रोधित आवाज प्रसारित हुई, 7 तारे बन गए और एक स्टार पथ बन गए, जिससे बिजली के स्टार धूल से शक्ति मो फैन की दाहिनी बांह के भीतर इकट्ठा हो गई। बज़ट, मो फैन के शरीर पर बिजली की एक अद्भुत चमक अजगर की तरह कौंधी। अगले ही पल वातावरण में बेचैन बिजली मो फैन के दाहिने हाथ में इकट्ठा होने लगी और कानों को चीर देने वाली आवाज निकालने लगी। स्वर्ग, वह क्या है? उसके शरीर के चारों ओर बिजली क्यों चमक रही है? ये बच्चा, हे भगवान, यह एक जादूगर है। इन लोगों में जू बिंग वह था जिसने बाहरी दुनिया को सबसे अधिक देखा था। जादूगर निश्चितता में कहा गया था। ये समूह निश्चित रूप से गुआंगची जिले में मशहूर गुंडे थे, फिर भी गुंडे अब भी घूसों और लाते पर निर्भर थे। एक असली जादूगर के सामने वे कूड़े कहलाने के भी काबिल नहीं थे। वह जादूगर कैसे हो सकता है? जू बिंग और लोगों का समूह उनके सामने अविश्वसनीय रूप से चौंकाने वाले दृश्य को देखकर बहुत डर गए। उनके नजरिए से अगर कोई पेड़ पर मुक्का मारने के बाद निशान छोड़ सकता है तो बदमाशों के बीच उसका अस्तित्व अविश्वसनीय होगा। हालांकि उन्हें आज तक ऐसा कोई व्यक्ति नहीं मिला जिसका शरीर कड़कती बिजली की चमक से ढका हो। कुछ मीटर की परिधि में सब कुछ एक नष्ट हुए उच्च वोल्टेज क्षेत्र जैसा लग रहा था। निराकार शक्ति उन पर दबाव डाल रही थी जिससे उनके पूरे शरीर सुन्न हो गए थे। बिजली का बल, बिजली का प्रहार, सभी आह्वान पूरे हो गए थे। इस बार मो फैन सचमुच प्राथमिक रैंक कौशल लाइटनिंग स्ट्राइक का उपयोग कर रहा था। उसने अचानक अपनी हथेली को आकाश की ओर उठाकर अपना हाथ ऊपर उठा लिया। आसपास के सभी कांपते बिजली के चापों से एक तेज आवाज निकल रही थी।
वे बिल्कुल बैंगनी रंग के कवच पहने हुए तात्विक योद्धाओं के समूह जैसे थे, जिन्हें अभी अभी आदेश मिला हो और उन्होंने अचानक अपने हथियार खोल दिए हों। उनका सफाया कर दो। अथाह क्रोध के साथ मुफैन ने बिजली बल को नियंत्रित करने के लिए एक भावना पर भरोसा किया जिसने उसकी आज्ञाओं का पालन किया। उसने क्रूरता से अपनी मुट्ठी भींच ली। एक चाप के आकार का बिजली का तत्व उभरा और जू बिंग की ओर, जो सबसे आगे खड़ा था, तथा साथ ही उस बलवान आदमी के स्थान की ओर भी गिरा। बिजली का एक गोला ऊंचाई से निकल रहा था। हर वार अपार शक्ति से भरे कोड़े की तरह था, जो शू बिंग और उस हटे कट्टे आदमी को जमीन पर पटक रहा था। साथ ही जमीन पर कोड़े बरसाते हुए उसके निशान भी पीछे छूट रहे थे। जू बिंग और उस हटे कट्टे आदमी को जमीन पर गिरा दिया गया। अभी कुछ देर पहले तक तो वे अभी भी दिखावा कर रहे थे, लेकिन अब जब बिजली उन पर गिरी तो उनकी पीठ का मांस फट गया और त्वचा जलकर राख हो गई। वे दर्द से चीखना चाहते थे, लेकिन उनकी एक भी आवाज नहीं निकली। बिजली की धार छोटे छोटे अजगरों की तरह उनके शरीर के चारों ओर दौड़ रही थी। हर बार जब वह दौड़ती तो जूबिंग और वह हट्टा कट्टा आदमी दर्द से छटपटाते हुए दिखाई देते। पुडुम। इस भयानक शक्ति को महसूस करते ही सिगरेट वाला आदमी इतना डर गया कि जमीन पर घुटनों के बल बैठ गया। उसका शरीर अनजाने में कांपने लगा। चरवाहे की पोशाक पहने वह आदमी पूरी तरह से हक्का बक्का रह गया। ऐसा लग रहा था मानो वह एक मूर्ति में बदल गया हो। हालांकि हेडफोन वाला आदमी बिजली की चपेट में आए बिना वहीं खड़ा रहा। उसकी जीन्स पूरी तरह भीग गई, यहां तक कि उसके जूतों पर भी पानी टपकने लगा। पहाड़ी पर स्थित मंडप में एक अकल्पनीय बैंगनी ऊर्जा शानदार ढंग से चमक रही थी, जो शीघ्र ही गायब हो गई। हवा में झुलसी हुई गंध फैली हुई थी, यहां तक कि आसपास के पौधों पर भी कुछ जली हुई चीजें पाई गईं। जमीन पर दो लोग पड़े थे, वे बुरी तरह छटपटा रहे थे। उनकी शक्लें देखने में बहुत भयानक थीं। गुआंगची जिले के गुंडों का असहनीय अहंकारी रवैया कहीं नजर नहीं आ रहा था। बाकी तीन लोग पूरी तरह डर गए। बड़े भाई मो फैन, चूंकि हम एक ही मोहल्ले में पले बड़े हैं, क्या आप हमें छोड़ सकते हैं? हम ऐसा फिर कभी नहीं करेंगे। सिगरेट वाला आदमी इतना डर गया था कि उसकी रूह कांप उठी थी। उसकी नज़र में उसके सामने खड़ा 16 साल का लड़का उसके बुरे सपनों के राक्षसों से भी ज्यादा डरावना था। आप एक सम्माननीय जादूगर हैं। आपको हम जैसे घटिया लोगों के बराबर गिरने की जरूरत नहीं है। मैं आपसे विनती करता हूं, हमारे साथ कुछ मत कीजिए। चरवाहे की पोशाक पहने उस आदमी ने कांपती आवाज में कहा। जू बिंग और उस बलिष्ठ व्यक्ति का रूप देखकर यह बहुत भयानक था। काउबॉय वेशभूषा वाला आदमी उनके जैसा नहीं बनना चाहता था। क्रोध की गंध और पूरी तरह से जारी बिजली का झटका धीरे धीरे मो फैन के दिल की गहराई तक उतर रहा था। उसने दुखी शू बिंग और उस बलिष्ठ व्यक्ति को देखा और अन्य तीन लोगों की ओर देखा जो पूरी तरह से भयभीत थे। उन्हें अस्पताल ले जाओ, मोफैन ने शांत होते हुए कहा। सच्चाई तो ये थी कि मोफैन भी यह कल्पना नहीं कर सकता था कि लाइटनिंग एलिमेंट के प्राथमिक रैंक कौशल लाइटनिंग स्ट्राइक में इतनी ताकत होगी। ये पहली बार था जब मैंने इसे सक्रिय किया। अगर मैं इसमें और भी निपुण हो जाऊं और इसे नियंत्रित करने में अपनी सटीकता बढ़ा सकूं, तो सक्रियण के दौरान बिखरी हुई ऊर्जा का एक कण भी बर्बाद नहीं करूंगा। मुझे डर है कि सीधा बिजली के प्रहार से पांचों लोग सीधे विस्फोट से मर जाएंगे। अब तक तो सब ठीक है, लेकिन इसमें कोई हताहत नहीं हुआ, अन्यथा चीजें जटिल हो जाती। हाँ, हम अभी चलेंगे। चरवाहे ने इस युवा जादूगर के क्रोध को शांत होते देखा। उसने ऐसा व्यवहार किया जैसे उसे नया जीवन मिल गया हो। बाकी दो लोगों ने इस बारे में ज्यादा सोचने की हिम्मत नहीं की। उन्होंने जल्दी से जमीन पर पड़े दो लकवाग्रस्त लोगों को सहारा दिया। परिणाम ये हुआ कि जैसे ही उन्होंने उन दोनों व्यक्तियों को छुआ, बिजली की शेष किरणें उनके शरीर से उनकी भुजाओं में प्रवाहित होने लगीं, जिससे वे भय से कांपने लगे। एम्बुलेंस बुलाओ, इलाज का खर्च तुम खुद उठा लोगे, मो फैन ने उदासीनता से कहा। मैं उन्हें अभी फोन करूंगा। मो फैन का गुस्सा पहले ही शांत हो चुका था। दरअसल उसके मन में अभी भी कुछ उत्साह था जिसे छिपाना मुश्किल था। इस समय मो फैन उनके लिए एक ईश्वर हत्या करने वाले अस्तित्व की तरह था। वह इन मूर्खों के सामने अपना अत्यंत आनंदमय रूप कैसे प्रदर्शित कर सकता था। पवेलियन के अंदर जाकर मो फैन ने व्हीलचेयर से काट झाड़ दिए। उसने व्हीलचेयर उठाए और सीढ़ियों से नीचे उतर गया। ये तीनों लोग अभी भी मो फैन को डर के साथ देख रहे थे। अचानक मो फैन घूम गया। तीनों लोग डर गए और जल्दी से एक कदम पीछे हट गए। अच्छा, अगर कोई पूछे तो बता देना कि इन दोनों ने बिजली चुराने की कोशिश की थी।
अगर तुमने मेरे जादूगर होने की बात फैलाने की हिम्मत की तो मैं तुम्हें हमेशा के लिए चुप करा दूंगा। खैर, मैंने सुना है कि पुलिस किसी जादूगर के लिए मुश्किलें खड़ी नहीं करेगी जो गलती से किसी की जान ले ले, खासकर समाज के उन घटिया लोगों के लिए जिन्होंने किसी जादूगर को उकसाया हो। मो फैन ने यह बात सोची और उन लोगों को चेतावनी देने के लिए मुड़ा। तीनों लोगों ने अपना सिर इस तरह हिलाया जैसे वे लहसुन पीस रहे हों, वे इससे अधिक आज्ञाकारी नहीं हो सकते थे। झाओ कुनसेन और मू बाई के बारे में आपकी बुद्धि के साथ मुझे विश्वास है कि आप जानते हैं कि क्या कहना है ना? मो फैन ने बेफिक्री से जाते हुए कहा। हमने आपको नहीं देखा। तुम समझदार हो, इस बार तो मैं मामला निपटा दूंगा। अगर भविष्य में कुछ हो तो तुम आकर मुझसे मिल लेना। तुम मेरी काबिलियत तो देख ही चुके हो। हाँ हाँ हाँ, बड़े भाई मो फैन, अपना ख्याल रखना। तीनों ने डर और श्रद्धा से सिर हिलाते हुए झुक गए। मो फैन ने सिर हिलाया और व्हीलचेयर उठाकर चले गए। पहले तो उन्हें बेरहमी से पीटना पड़ता है, फिर उन्हें थोड़ा बहुत फायदा पहुंचाना पड़ता है। मो फैन को लगता था कि ये लड़के जल्दबाजी नहीं करेंगे और ये बात बाहर नहीं फैलाएंगे। एक तरफ वह एक बिजली तत्व जादूगर बन गया है जो अपने कौशल को सक्रिय करने में सक्षम था। दूसरी तरफ वो प्रशिक्षु स्तर का मू बाय था। मेरा मानना है कि ये लोग अपनी रक्षा करना जानते हैं। हालांकि मू फैन पहले से ही इस तथ्य पर स्पष्ट थे कि ये 5 लोग मू बाय और झाओ कुनसेन के लिए सिर्फ नौकर थे। जब समय आएगा मैं उन दोनों बदमाशों को उनकी उचित सजा दूंगा। अल्पविराम। पत्थर की सीढ़ियों से नीचे उतरते हुए मो फैन अंततः खुद को जोर से हंसने से नहीं रोक सका। कुछ साल पहले वह कक्षा में एक सामान्य छात्र था जो इतिहास की कक्षा की नीरसता के कारण कभी कभी खिड़की से बाहर की दुनिया को देखता था। कभी कभी वह अचानक हवा के झोंके का सामना करने और ऊपर की ओर उड़ने का दिवास्वप्न भी देखता था। उसका पैर हल्के से झंडे के खंभे पर पड़ जाता था, नीले आकाश और स्कूल के दूर स्थित पहाड़ के बीच से उड़ता हुआ। वह कल्पना करता था कि उसका सामना किसी ऐसे क्रूर व्यक्ति से होगा जो उसे पूरी तरह से क्रोधित कर सकता है। जब वह दुष्टों और अनगिनत खलनायकों से मिलता था तो उसके हाथ एक विशेष शक्ति एकत्रित कर लेते थे जो उन्हें सीधे परास्त कर सकती थी। किसने सोचा होगा कि आज उसे इसका एक छोटा सा स्वाद भी मिल सकेगा। बिजली की शक्ति हाथ में आने पर वे 5 बदमाश जो उसे परेशान करते थे आवारा कुत्तों जैसे हो गए। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था और यह एहसास अद्भुत था, यह एक सपने जैसा था। बिजली तत्व, बिजली का प्रहार वाकई प्रभावशाली है। मुझे आश्चर्य है कि अग्नि तत्व के प्राथमिक रैंक कौशल फ्लेम बर्स्ट में किस तरह की शक्ति है। वार्षिक जादू परीक्षा में अभी आधा साल बाकी है। मेरे पास अग्नि तत्व के प्राथमिक रैंक कौशल फायर बर्स्ट को समझने के लिए पर्याप्त समय होना चाहिए। मो फैन उत्साहित हो गया। बिजली तत्व का प्राथमिक रैंक कौशल लाइटनिंग स्ट्राइक वाकई बहुत भयंकर था। मुझे आश्चर्य है कि दूसरे तत्व के कौशल कैसे होंगे। इसके अलावा मो फैन को पता था कि प्राथमिक रैंक कौशल सबसे निम्न प्रकार का जादू है। प्राथमिक के बाद मध्यवर्ती और उच्च रैंक भी हैं। ठीक है, वायु तत्व शिक्षक ने पहली कक्षा में इसका जिक्र किया था। वायु तत्व का उच्च स्तरीय कौशल पवन पंख आपको आकाश में उड़ने की क्षमता देता है। अरे, अगर मैं पवन पंख सीख लूं तो मैं कहीं भी जा सकूंगा। काफी देर बाद भी मो फैन को अपनी उत्तेजना को नियंत्रित करने में मुश्किल हो रही थी। उसका दिमाग लगातार सीखे गए जादुई ज्ञान पर विचार कर रहा था। वह जानना चाहता था कि जादूगरों के पास और कौन से स्वर्ग विरोधी कौशल हो सकते हैं। अल्पविराम। स्थिर झूले पर लंबे बालों वाली, बिल्कुल सीधी नाक वाली एक युवती अपना सिर थोड़ा ऊपर की ओर किए बैठी थी। वह ध्यान से मंडप को देख रही थी जिसका दृश्य पेड़ों से अवरुद्ध था। अभी अभी बैंगनी किरण, ये शिनशिया ने खुद से कहा। उसने मंडप के पास से एक शानदार बैंगनी रंग की रोशनी चमकती देखी जो किसी टूटते तारे के अवशेष जैसी थी। हालांकि वह जल्दी ही गायब हो गई, फिर भी वह एक अद्भुत दृश्य था जिसने लोगों के दिलों पर गहरी छाप छोड़ी। क्या ये कोई जादूगर है? ये शिनशिया ने मन ही मन सोचा। उसे यह कल्पना करना बहुत कठिन लगा कि इतने छोटे से शहरी क्षेत्र में कोई जादूगर भी हो सकता है। हालांकि एक जादूगर मो फैन और बदमाशों के समूह के साथ एक ही स्थान पर क्यों दिखाई देगा, और उन्होंने वास्तविक जादू का भी इस्तेमाल किया। क्या बिग ब्रदर मो फैन ठीक है? इस समय ये शिनशिया घबरा रही थी। उसने अनजाने में अपने होंठ काट लिए। आखिरकार वह जानी पहचानी शख्स छोटी सी पत्थर की सीढ़ी पर दिखाई दी। वह उसकी व्हीलचेयर उठाए हुए था और उसके चेहरे पर एक मूर्खतापूर्ण मुस्कान थी। जब तक कोई परेशानी नहीं है तब तक सब ठीक है। ये शिनशिया का दिल अंततः शांत हो गया।
शिनशिया, मैं उन लोगों से पहले ही निपट चुका हूं। अब वे तुम्हें परेशान नहीं करेंगे। मो फैन ने व्हीलचेयर ये शिनशिया के सामने रख दी। मैंने अभी देखा, मैंने बिजली देखी। ऐसा लगता है कि यह बिजली तत्व का प्राथमिक कौशल है, बिजली का प्रहार, ये शिनशिया ने कहा। मो फैन ने जब ये सुना तो उसे गर्व का एहसास हुआ। हालांकि वह बिना कुछ कहे मुस्कुरा दिया। उसने अपनी टूटी आंखों से ये शिनशिया को देखा। ये शिनशिया को लगा कि कुछ ठीक नहीं है। उसने इसके बारे में ध्यान से सोचा, फिर उसकी आंखों में आश्चर्य की झलक दिखाई दी। लाइटनिंग स्ट्राइक को सक्रिय करने वाला बिग ब्रदर मो फैन था। मो फैन ने इसे स्वीकार नहीं किया, वह बस मुस्कुराते हुए वहां खड़े रहे। ये वास्तव में आप थे। बिग ब्रदर मो फैन एक जादूगर है, ये शिनक्सिया ने अविश्वास के संकेत के साथ कहा। हाँ, आप मेरी असली शक्ति को देखने वाले पहले व्यक्ति हैं। मो फैन ने अचानक ये शिनक्सिया के नाजुक और प्यारे चेहरे के सामने एक जिद्दी स्वर में कहा। ये शिनशिया ने इस छिपे हुए हमले की उम्मीद नहीं की थी। उसके गालों पर तुरंत लालिमा छा गई, यह उसकी गर्दन तक पहुंच गई। तभी मो फैन को एहसास हुआ कि वो कुछ ज्यादा ही आराम कर रहा था। उसने जल्दी से समझाना शुरू किया, मुझे माफ करना, मुझे माफ करना, मैं कुछ ज्यादा ही उत्साहित हो गया था। ये शिनशिया ने धीमी आवाज में उत्तर दिया, तो क्या तुम सचमुच जादूगर बन गए हो? मो फैन ने सिर हिलाया। हमारे शिक्षक ने कहा था कि 1000 में से केवल एक ही बिजली तत्व को जागृत कर सकता है। बिजली तत्व का प्राथमिक स्तर बहुत बड़ा लाभ रखता है, इसलिए इसे सर्वोत्तम प्राथमिक श्रेणी का तत्व कहा जा सकता है। इस क्षण ये शिनशिया को मो फैन के लिए खुशी महसूस होने लगी। ये शिनशिया घर की स्थिति को लेकर स्पष्ट थी, खासकर जब से वह परिवार की सदस्य बनी और अंकल मो जियाक सिंह पर अनावश्यक दबाव बढ़ा रही थी। आंटी के अनुसार अंकल मो जियाक सिंह ने अपना घर पहले ही बेच दिया था। ऐसा लगता है जैसे उनकी गरीबी एक हद तक पहुंच गई थी। वह और मो फैन दोनों अभी छोटे थे, उनके लिए मो जियाक सिंह की मदद करना मुश्किल था। मो फैन बस इतना कर सकता था कि खूब पढ़ाई करे और एक सच्चा जादूगर बने, तभी वे मौजूदा पारिवारिक संकट से उबर पाएंगे। लगता है बिग ब्रदर मो फैन वाकई कमाल के थे। उन्होंने इतने कम समय में अप्रत्याशित रूप से जादू सीख लिया था। अरे, ये सही नहीं है। अचानक ये शिनशिया को एहसास हुआ। उसने अपनी खूबसूरत आंखों से मो फैन को देखा, जिससे पता चला कि वो कुछ कहना चाहती थी। मो फैन ने गंभीरता से जवाब दिया, क्या हुआ? तुम्हें जागे हुए अभी आधा साल भी नहीं हुआ है। जो ज्ञात है उसके अनुसार जिन लोगों में जन्मजात प्रतिभा उच्च होती है, उन्हें भी प्राथमिक स्तर के कौशल को पूरी तरह से सक्रिय करने में लगभग 1 साल लग जाता है। ये शिनशिया ने कहा। मो फैन अचंभित रह गया। बिल्कुल नहीं, यहाँ तक कि उच्च जन्मजात प्रतिभा वाले लोगों को भी जागृति से सक्रियता तक जाने के लिए लगभग 1 वर्ष का समय चाहिए होता है। फिर आधे साल के बाद प्राथमिक कौशल का पूरी तरह से उपयोग करने में सक्षम होना वास्तव में थोड़ा जल्दबाजी है। बात यह थी कि मो फैन को इस बारे में कुछ भी पता नहीं था। वह मूर्ख मुंह बाई पहले से ही 4-5 तारे समझ सकता था। उसके हिसाब से क्या ये स्वाभाविक नहीं था कि वह खुद भी जादू कर सकता था? हालांकि ये शिनक्सिया के आश्चर्यचकित चेहरे से ऐसा क्यों लग रहा था जैसे वह किसी राक्षस को देख रही हो। क्या ऐसा हो सकता है कि आधे वर्ष के भीतर प्राथमिक रैंक कौशल सीख पाना इस दुनिया में एक अत्यंत असामान्य बात थी? उच्च जन्मजात प्रतिभा रखने वाले व्यक्ति को भी 1 वर्ष की आवश्यकता होती है। उच्च जन्मजात प्रतिभा रखने वाले व्यक्ति को भी 1 वर्ष की आवश्यकता होती है। ये किस प्रकार के स्तर की बात करता है? मो फैन ने सावधानी से पूछा। मो फैन इस तथ्य को उजागर नहीं करना चाहते थे कि उन्हें इस दुनिया के बारे में लगभग कुछ भी नहीं पता था। मू निंगजू को हमारे बो शहर की सबसे प्रतिभाशाली महिला माना जाता है। उसकी प्रतिभा साम्राज्य के कई प्रतिभाशाली छात्रों से भी आगे है। हालांकि जागृति से लेकर हिम तत्व का प्राथमिक कौशल सीखने तक उसे 8 महीने लगे। ये शिनशिया ने कहा। 8 महीने? मो फैन ये सुनकर थोड़ा हैरान रह गया। म्यू निंगजू का अस्तित्व किस प्रकार का था? वह एकमात्र ऐसी व्यक्ति थी जिसे बो शहर में एम्पायर इंस्टीट्यूशन द्वारा सीधे भर्ती किया गया था। वह पूरे म्यू कबीले की सबसे प्रिय व्यक्ति भी थी। उसे पूरे म्यू कबीले की विरासत में मिली जादू की प्रशिक्षण विधियां प्राप्त हुई थीं। ऐसे संसाधन जो एक सामान्य जादूगर को अपने पूरे जीवन में कभी नहीं मिलते। उसे एक महत्वपूर्ण व्यक्ति के रूप में देखे जाने के पीछे का कारण, साथ ही उसकी आश्चर्यजनक जादू प्रतिभा उससे निकटता से संबंधित थी। उसके जैसे बेहद घमंडी इंसान को भी जागृति से लेकर प्राथमिक जादू के सक्रिय होने तक 8 महीने लग गए। मो फैन के बारे में क्या, जिसे सिर्फ 5 महीने लगे? बकवास। मो फैन को लगा कि उसका दिल बुरी तरह से धड़क रहा है।
यदि म्यूनिंगज्यू ने 8 महीनों में दुनिया को चौंका दिया और लोगों द्वारा उसे स्वर्गीय प्रतिभा के रूप में वर्गीकृत किया गया, तो क्या उसके अपने 5 महीने पूरी तरह से स्वर्ग विरोधी नहीं होंगे? बड़े भाई मो फैन, क्या आपने कुछ बुरा सीखा है? मैंने एक पुराने विद्वान से सुना है कि इस तरह की साधना गति केवल ब्लैक चर्च के लोगों के साथ ही संभव है, ये शिनिक्सिया ने फुसफुसाया। ब्लैक चर्च के पास कुछ राक्षसी जादू विधियां थी जो किसी जादूगर की साधना गति को काफी बढ़ा सकती थी। ये शिंजिया को वास्तव में कोई और तरीका नहीं सूझा जिससे कोई व्यक्ति केवल 5 महीनों में प्राथमिक जादू पूरा कर सके। हालांकि ये शिंजिया जानती थी कि उसके बड़े भाई मो फैन की बुद्धि दूसरों से कहीं ज्यादा है। काला चर्च, ये कैसे हो सकता है? क्या सच में? ओह हाँ, मैं उद्घाटन समारोह वाले दिन जागा ही नहीं। उससे बहुत पहले ही मैं एक बूढ़े आदमी को जानता था। उसने मुझसे कहा, बेटे, मैं देख रहा हूं कि तुम्हारी हड्डियां असाधारण रूप से मजबूत हैं, तुम्हारी प्रतिभा दूसरों से कहीं बढ़कर है। तुम मुझे जादू क्यों नहीं सिखाते? और उसी समय मैंने पूछा कि वो कौन है। उसने मुझे बताया कि वो मैजिक सिटी के मैजिक एसोसिएशन का सदस्य है। वो मुझे पहले से ही जगा सकता है। संक्षेप में, मैंने 5 महीनों में जादू नहीं सीखा। मो फैन ने जल्दी से यह समझाते हुए प्रतिक्रिया दी। जैसे ही ये शिंशिया ने उसका स्पष्टीकरण सुना, वह भ्रमित हो गई। हालांकि उसने फिर भी बड़ी मुस्कान के साथ जवाब दिया, ओह, तो तुम वाकई पहले ही जाग गए थे। बहुत जल्दी जागने से साधना पर दुष्प्रभाव पड़ेगा, लेकिन अगर ये जादू संघ के लोग हैं तो कोई बड़ी समस्या नहीं होनी चाहिए। जब मो फैन ने देखा कि ये शिनिक्सिया ने अब कोई सवाल नहीं पूछा, तो उसने आखिरकार राहत की सांस ली। शीट, मैं सच में एक राक्षस हूं। लगता है मुझे इस दुनिया को पूरी तरह समझने से पहले ज्यादा बातें नहीं बतानी चाहिए। क्या ये सच है कि केवल ब्लैक चर्च के लोग ही 5 महीने में अपनी साधना पूरी कर सकते हैं? मो फैन ने धीरे से पूछा। हाँ, ये शिंशिया ने ईमानदारी से सिर हिलाया। मो फैन को ठंडा पसीना महसूस हुआ। बहुत ज्यादा अद्भुत होना अच्छी बात नहीं थी। शुरुआत में मो फैन ये शिनिक्सिया को ये बताकर चौंकाना चाहता था कि उसके पास अग्नि तत्व भी है, लेकिन अब उसे लग रहा था कि जब तक वह हालात को समझ नहीं पाया था, तब तक लापरवाह न होना ही बेहतर होगा। मुझे पहले वापस जाकर किताबों से सलाह लेनी चाहिए और स्थिति को पूरी तरह समझना चाहिए, ताकि कुछ गारंटी मिल सके। अगर ऐसा नहीं हुआ तो मुझे ब्लैक चर्च का सदस्य बताकर मेरे साथ सख्ती की जाएगी। ये शिंशिया को उसकी मौसी के घर वापस ले जाकर उनके साथ खाना खाने के बाद मो फैन बिजली तत्व जादू का अभ्यास जारी रखना चाहता था। हालांकि जब उसने कंट्रोल पर अपना सामान्य अभ्यास शुरू किया तो उसे इतना तेज सिरदर्द होने लगा कि मानो उसका सिर फट जाएगा। यह ऐसा एहसास था जैसे किसी इंटरनेट कैफे में बिना सोए लगातार 3 दिन लीग ऑफ लेजेंड्स खेल रहा हो, मानो उसका पूरा अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा। ये कैसी स्थिति है? यह एक कमजोर आत्मा की अनुभूति है। क्या ऐसा इसलिए है क्योंकि मैंने आज 2 बार लाइटनिंग स्ट्राइक का इस्तेमाल किया? क्या ऐसा इसलिए है क्योंकि लाइटनिंग एलिमेंट के जादू का जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल किया गया है, जिससे मैं आध्यात्मिक रूप से थका हुआ महसूस कर रहा हूँ? क्या कोई गलती हुई? अगर हम बस में बिताए उस समय को भी गिने जब मैंने इसे पूरी तरह से सक्रिय नहीं किया था, तो मैंने आज सिर्फ 2 बार लाइटनिंग स्ट्राइक का इस्तेमाल किया है, और इसी वजह से मेरा सारा मैना पूरी तरह से खत्म हो गया। शुरू में मैंने सोचा था कि 5 महीने ध्यान करने से मेरे स्टारडस्ट की जादुई क्षमताएं बहुत बढ़ जाएंगी। किसने सोचा होगा कि 2 बार लाइटनिंग स्ट्राइक का इस्तेमाल करने से पूरा लाइटनिंग तत्व स्टारडस्ट पूरी तरह से निराशाजनक हो जाएगा। आध्यात्मिक जगत में बिजली तत्व की तारा धूल कभी भव्य और रंगीन हुआ करती थी। 7 तारों से परावर्तित बैंगनी चमक तारों भरे आकाश की एक सुंदर पेंटिंग जैसी थी। हालांकि अभी अंधकार में डूबते ही तारा धूल ने अपनी चमक खो दी है। पहले तो मो फैन थोड़ा डरा हुआ था। सौभाग्य से जब वह थोड़ा ढीला हुआ और आराम करने लगा, तो बिजली के तारों की धूल धीरे धीरे अपनी चमक वापस पाने लगी, हालांकि बहुत धीमी गति से। लगता है तारों की धूल पर्याप्त चमकदार नहीं है। हर बार जब मैं जादू का इस्तेमाल करता हूं, तो तारों की धूल अपनी चमक थोड़ी कम कर देती है। जब तारों की धूल पूरी तरह से काली हो जाती है, तो इसका मतलब है कि उसके अंदर की ऊर्जा पूरी तरह से खत्म हो गई है। तारों की धूल में जादुई ऊर्जा होती है। कोई आश्चर्य नहीं कि कक्षा शिक्षक जू मुशिंग पूरे दिन इस बात पर जोर देते हुए कहते थे, भले ही यह उबाऊ हो, फिर भी आपको ध्यान बनाए रखना होगा। अगर कोई प्रतिभाशाली जादूगर पूरी लगन से ध्यान नहीं करता, तो वह औसत दर्जे का बन सकता है। इन शब्दों का मूल अर्थ ये हो सकता है, तो क्या हुआ अगर आपका कौशल अविश्वसनीय है? अगर आपके पास मन नहीं है, तो आप बस एक बेकार चीज हैं।
छोड़ो भी, इस बारे में मत सोचो। मुझे जल्दी से सो जाना चाहिए, वरना मैं सचमुच बेहोश हो जाऊंगा। अल्पविराम। वह अपने कमरे में दुबका हुआ था और सुबह तक सोता रहा। ये शिनशिया बहुत प्यारी थी। दोपहर होने को थी, फिर भी उसने उसे नहीं जगाया। मो फैन ऊर्जावान महसूस करते हुए बिस्तर से उठे। वह आसानी से ध्यान की अवस्था में पहुंच गया और अपने तारों की धूल को ध्यान से देखा। उसने पाया कि ज्यादातर तारों की धूल चमक रही थी। शायद बहुत जल्द ही उसकी चमक पूरी तरह से वापस आ जाएगी। ओह, ठीक है, मुझे अपने बिजली तत्व को बाहरी लोगों के सामने प्रकट नहीं करना चाहिए। हालांकि यह एक कानून द्वारा संचालित समाज है, फिर भी इससे लोगों में ईर्ष्या हो सकती है। इसका एक उदाहरण म्यू परिवार है, जो अपनी उंगली की नोक से आकाश को ढकने में सक्षम है। ऐसा लगता है कि मुझे अभी भी अग्नि तत्व की साधना करनी होगी, इस तरह दूसरों को मूर्ख बनाना आसान होगा। मो फैन ने इस प्रश्न पर विचार करते हुए अपने दांत ब्रश किए। हालांकि मेरे पास एक दिन में इतनी ही ऊर्जा होती है। मैं अग्नि तत्व की साधना करते हुए बिजली तत्व की साधना कैसे कर सकता हूं? मो फैन मात्र 5 महीनों में बिजली तत्व के कौशल को सक्रिय करने में सक्षम था। इसका कारण यह था कि उसने अपना सारा साधना समय बिजली तत्व पर बिताया था। अग्नि तत्व चाहे कितना भी आकर्षक और मनमोहक क्यों न हो, मो फैन फिर भी बिजली तत्व के प्रति समर्पित रहा। वार्षिक जादू परीक्षा लगभग 6 महीने बाद है। अगर मैं इतनी जल्दी बिजली तत्व की शक्ति प्रकट नहीं करना चाहता, तो मुझे अगले स्कूल सेमेस्टर में अपना सारा ध्यान अग्नि तत्व की साधना पर केंद्रित करना चाहिए और उस मुकाम तक पहुंचना चाहिए जहां मैं अग्नि तत्व के प्राथमिक कौशल को सक्रिय कर सकूं। हालांकि अगर मैं ऐसा करता, तो इसका मतलब होता कि बिजली तत्व की प्रगति आधे साल तक रुकी रहती। मुझे ध्यान करने की जरूरत है। तारों की धूल बिना किसी कारण के ज्यादा मजबूत नहीं हो जाएगी। अल्पविराम। मो फैन ने अपने ध्यान कार्यक्रम में कुछ समायोजन किए। वार्षिक जादू परीक्षा से पहले 6 महीने से थोड़ा ज्यादा समय बचा था। मो फैन ने हर दिन अपनी क्षमता के अनुसार 10 घंटे बांटने की योजना बनाई, 8 घंटे अग्नि तत्व की साधना में और 2 घंटे बिजली तत्व की धीरे धीरे वृद्धि में। इस तरह बिजली तत्व की वृद्धि बहुत धीमी हो सकती है, लेकिन ये कम से कम नियंत्रण में उसकी दक्षता को बनाए रखेगा। अग्नि तत्व की साधना के लिए प्रतिदिन 8 घंटे खर्च करना उन छात्रों की तुलना में पहले से ही बहुत अधिक था जो केवल 5 घंटे ही ध्यान करने में सक्षम थे। अल्पविराम। उसकी चाची मो किंग दोपहर के भोजन के समय काम से घर वापस आईं। चाची मो किंग अब तक की सबसे सामान्य महिला है। वह पतली है, उनका चेहरा पीला है और वह एक बहुत अच्छी इंसान थी। मो फैन, तुम वापस आ गए। मैंने तुम्हारे पिताजी से सुना है कि तुम तियानलेन मैजिक हाई में साधना पर पूरा ध्यान केंद्रित कर रहे हो। तुम्हें सचमुच अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करना चाहिए। अगर तुम प्राथमिक जादूगर बन पाए, तो तुम हमारे मो परिवार के पूर्वजों का नाम रोशन करोगे। मो किंग ने कहा, एक प्राथमिक जादूगर और मैं पूर्वजों को सम्मान लाएंगे। हम कितनी पीढ़ियों से गरीब हैं। आह, मुझे नहीं पता कि मैं तैयार हूं या नहीं। तुम्हारे पति कहाँ हैं? मैंने उन्हें आसपास क्यों नहीं देखा? मो फैन ने पूछा। वह पहाड़ों में शिकारियों को सामान पहुंचा रहा है। मुझे सच में समझ नहीं आ रहा कि उसके जैसा सामान्य इंसान पहाड़ों में जाने की हिम्मत कैसे कर सकता है। अगर उसका सामना किसी जादुई जानवर से हो जाए, तो वह उसे एक ही घूंट में निगल जाएगा। मो किंग ने शिकायत की। मो फैन ने कहा, क्या आदिम पहाड़ों में जादुई जानवर हमारे शहर से काफी दूर नहीं है? ये दुनिया उस दुनिया से बिल्कुल अलग थी जिससे वह परिचित था। शहर के बाहर जादुई दुनिया में अनगिनत जादुई जानवर रहते थे जो इंसानों की जान के लिए खतरा थे। और तो और आम लोग उन इलाकों में खाना डालने से भी डरते थे, यहाँ तक कि जादूगर भी वहां अपनी जान गंवा देते थे। क्या तुमने हंटर्स यूनियन द्वारा जारी चेतावनी नहीं देखी? हाल ही में जादुई जानवर बेचैन हो गए हैं। हमारे बो शहर के बाहर जादुई जानवरों के उभरने के कई संकेत मिले हैं, इसलिए वे आम लोगों को विशेष रूप से चेतावनी दे रहे हैं कि वे सुरक्षा क्षेत्रों से बाहर एक कदम भी न निकले। मो किंग ने कहा, क्या ये थोड़ा ज्यादा नहीं है? मो फैन ने मुस्कुराते हुए कहा। हालांकि मो फैन इस काम में नया था, फिर भी उसने खूब किताबें पढ़ी। जादुई जानवर आमतौर पर उन शहरों से बहुत दूर रहते हैं जहां इंसान रहते हैं। इसके अलावा मैजिक एसोसिएशन, हंटर्स यूनियन और बड़े मैजिक परिवार जैसे प्रसिद्ध संगठन थे जो शहर के लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए नियमित रूप से सफाई करते थे। तुमने इतना पढ़ लिया है कि अब तुम गूंगे हो गए हो। जरा सोचो, कौन सा मेयर नहीं चाहेगा कि उसका शहर शांति से फले फूले? अगर जादुई जानवर भी आक्रमण कर दें, तो भी वे दहशत फैलाने से बचने के लिए कहेंगे कि स्थिति उनके नियंत्रण में है।
सच तो यह है कि शहर के आसपास हमेशा से जादुई जानवर रहे हैं, शहर के अंदर भी कुछ हैं। बस हम आम लोग उन्हें देख नहीं पाते। मो किंग फुसफुसाया। मो फैन ये सुनकर आश्चर्यचकित हो गया, लेकिन फिर भी उसने एक मजबूर मुस्कान के साथ कहा, चाची, आप बहुत ज्यादा पागल हो गई हैं। छोटे बच्चे, तुम अब भी मेरी बात पर यकीन नहीं करोगे। तो फिर मैं तुम्हें एक ऐसी बात बताता हूं जो सच में हुई थी। ऐसा हुआ था। ऐसा मत कहना कि तुम्हारी चाची को दिन भर गपशप सुनना पसंद है। तुम्हें पता होना चाहिए कि मैं अस्पताल के लॉजिस्टिक्स विभाग में काम करता हूं। ओह हाँ, मो फैन ने सिर हिलाया। सौभाग्य से मो किंग ने यह नहीं बताया कि वह किसी पवित्र संस्थान में काम कर रही है, वरना मो फैन की गेंदों में बहुत दर्द होता क्योंकि उसे कुछ भी पता नहीं चलता। एक शाम मैं प्रभारी डॉक्टर के जख्मों की दवा देने गया था, लेकिन ऑपरेशन रूम में एक व्यक्ति था जो हीलिंग एलिमेंट का जादूगर लग रहा था। उसने हमारे डॉक्टर वान को डांटते हुए कहा, अगर आप हीलिंग एलिमेंट के प्रशिक्षु भी हैं, तो भी आपको इतना बेवकूफ नहीं होना चाहिए कि जहरीले दलदल और जहरीले पानी में फर्क करना न जान सकें। और तो और, ये लोग किसी राक्षसी जादू के प्रभाव में हैं, इसलिए बेजान लग रहे हैं। जाओ जाओ जाओ, यहाँ बोझ मत बनो। जाओ, हंटर यूनियन के लोगों को ढूंढो और उन्हें बुरी नजर वाले दलदली जानवर को ढूंढने को कहो, वरना इस इलाके में और भी जख्मी लोग होंगे। मो किंग पास आए। उसने मो फैन से बहुत सावधानी से बात की। जब मो फैन ने मो किंग के हाव भाव देखे तो उसे ऐसा नहीं लगा कि वह बातें बना रही है। मुझे मत बताइए कि जादुई जानवर वास्तव में शहर के इतने करीब हैं कि उनमें से कुछ तो शहर के भीतर ही हैं। ये बहुत डरावना है। जादुई जानवर ऐसे राक्षस होते थे जो इंसानों को खा जाते थे। अगर आपका सामना किसी ऐसे से हो जाए तो आपकी मौत निश्चित है। मो फैन ने पूछा, क्या आपके पति ठीक होंगे क्योंकि वह पहाड़ों में चले गए थे? किसको पता था कि शहर के बाहर हल्के रंग की चेतावनियां लगी होंगी? ये संकेत देती हैं कि निवासियों को लापरवाही से पहाड़ों की गहराई में नहीं भटकना चाहिए। वह बार बार कहता रहा कि हंटर स्क्वाड ने एक आंख वाले जादुई भेड़िए के पदचिह्नों का पीछा करते हुए कुछ सामान खो दिया है और उसे खुद उसे पहुंचाना है। वह सिर्फ एक रसद कर्मचारी है, फिर भी उसमें इस तरह का जानलेवा काम करने की हिम्मत है। तुम्हारे पिताजी, मैंने उन्हें चाहे जो भी कहा फिर भी नहीं माने। मो किंग ने उत्तर दिया। मेरे पिताजी भी गए। मो फैन का चेहरा तुरंत बदल गया। हाँ, उन्होंने कहा था कि इससे बहुत पैसा मिलेगा। जादूगर प्रशिक्षु भी उनका फोन आने से डरते हैं, फिर भी ये दो सामान्य लोग। अगर कुछ नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर सच में कुछ हो गया तो हमारा क्या होगा? मो किंग ने कहा। आंटी, चिंता मत करो, उन्होंने इस बारे में पहले ही सोच लिया होगा, कोई समस्या नहीं होगी। वे इसे बस एक निर्धारित चौकी तक पहुंचा रहे हैं और शहर से चौकी तक की सड़कें अभी भी सुरक्षित क्षेत्र में हैं, ये शिनशिया ने किनारे से कहा। किसी भी तरह मैं बस यही चाहता हूं कि दोनों शहर में आज्ञाकारी होकर अपना काम करें। जब वे शहर छोड़कर चले जाते हैं तो मुझे चिंता होती है, मो किंग ने एक बार फिर फुसफुसाया। मो किंग की शिकायतें सुनने के बाद मो फैन को बुरा लगने लगा। पिछले 6 महीनों से पिताजी मुझे देखने मेरे स्कूल नहीं आए हैं। पता चला कि उन्होंने कोई दूसरा रास्ता चुन लिया है। वे बाहर गश्त कर रहे शिकारी जादूगरों को सामान पहुंचाने चले गए हैं। ये काम वाकई उनकी पिछली नौकरी की तुलना में बहुत खतरनाक है, जहां वे सिर्फ अमीर लोगों को ही सामान पहुंचाते थे। अल्पविराम। हालांकि सर्दियों की छुट्टियां थीं, मोफैन बिल्कुल भी खाली नहीं था। कुछ दिन आंटी के घर रहने के बाद मोफैन तियान लैन मैजिक हाई की लाइब्रेरी में लौट आया। पुस्तकालय में वह जानकारी मौजूद थी जिसकी उसे आवश्यकता थी, उदाहरण के लिए ब्लैक चर्च के बारे में, जो उसे नहीं मिल पाई थी। मो फैन को ब्लैक चर्च के बारे में पढ़ने के बाद समझ में आया कि यह किस तरह की चीज है। ये लोग आतंकवादी संगठनों जैसे ही हैं, एक बड़ा दुष्ट पंथ। ये अक्सर ऐसे काम करते थे जिनसे लोगों की सुरक्षा को नुकसान पहुंचता था। इसके अलावा अपने स्वार्थ के लिए ये जिंदा लोगों को भी साधना सामग्री के रूप में इस्तेमाल करते थे। स्वाभाविक रूप से देश ऐसी पागलपन भरी हरकतों के लिए कतई उदार नहीं था। आने वाले महीने में मोफैन ने पूरे मन से ध्यान किया। ये जानने के बाद कि बिजली तत्व का तारा धूल केवल 2 बार बिजली प्रहार का उपयोग करने के बाद सूख जाएगा और पूरी तरह से काला हो जाएगा, मोफैन ने ध्यान के महत्व को समझना शुरू कर दिया। इस पूरे महीने अग्नि तत्व के कौशल फायर बर्स्ट को सक्रिय करने के प्रलोभन के बावजूद मोफैन ने अग्नि तत्व के तारे के संपर्क में आने की जल्दबाजी नहीं की। उसे पहले अपनी नींव मजबूत करनी होगी। चूंकि वह ध्यान में तल्लीन था और यह सब उसकी आदत बन गई थी, इसलिए समय बहुत जल्दी बीत गया।
जल्द ही स्कूल पुनः शुरू हो गया। लाइब्रेरी के अंदर मोफैन ने अपने शरीर पर जमे मकड़ी के जाले झाड़ दिए। वह जादू स्कूल की नई अवधि के लिए तैयार था। मोफैन बहुत उत्साहित होकर कक्षा में गए और हमेशा की तरह सबसे पीछे वाली सीट पर बैठ गए। आज कुछ गड़बड़ है। मोफैन ने अपने बगल में खड़े झांग शियाओहो को देखा और पाया कि यह लड़का ठीक नहीं लग रहा था। आमतौर पर इस लड़के के हाव भाव किसी जिज्ञासु छोटे बंदर जैसे होशियार होते। और तो और क्लास में वो लगातार मोफैन को अपने बीते दिनों की बातें बताता रहता। हालांकि आज उसकी आंखें सुस्त लग रही थीं, उसका मुंह थोड़ा खुला हुआ था और जब वह सामने की ओर देख रहा था तो उसका चेहरा एक अथाह नशे से भरा हुआ था। जब उसने अपने आसपास देखा तो दो अध्ययन मलबे जू किंगलिन और लू शियाओबिंग एक ही भाव दिखा रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे कि उन पर कोई भूत सवार हो गया हो। शीट, मुझे मत बताना कि आंटी ने जो कहा वो सच है। शहर में एक काना आंख वाला जादुई भेड़िया है और ये सब लड़के उससे संक्रमित हो गए हैं। सुप्रभात कक्षा, आपकी प्रैक्टिकल मैजिक कक्षा की शिक्षिका बीमार पड़ गई हैं और इस समय घर पर स्वास्थ्य लाभ कर रही हैं। आज से मैं सभी की प्रैक्टिकल मैजिक कक्षाओं की प्रभारी रहूंगी। मेरा नाम तांग्यू है। एक परिपक्व, सुंदर और उज्ज्वल ध्वनि गूंजी। एक बूढ़े आदमी की कर्कश और धीमी आवाज के आदी होने के बाद एक आकर्षक और सेक्सी धुन के साथ एक परिपक्व महिला की आवाज का अचानक प्रकट होना वसंत की हवा की तरह जमीन को छूता हुआ गुजर गया। इसने थोड़ा थका हुआ मोफैन को तुरंत जगा दिया। उसने सिर उठाकर उम्मीद से आवाज की उत्पत्ति ढूंढी। मोफैन की आंखें तारों से बंधी थीं और चेहरे पर मुग्ध भाव। क्या बकवास है, उस दुष्ट नजर वाले दलदली राक्षस की परवाह किसे है जो लोगों के दिलों को भ्रमित कर सकता है। जाहिर है अत्युत्साही हार्मोन वाले पुरुषों की आत्माएं इस नई नवेली, असाधारण रूप से सुंदर महिला शिक्षिका की ओर आकर्षित थीं। इस शिक्षिका तांग्यू ने एक साधारण काला सूट पहना था। बाहरी काले सूट और अंदर की सफेद कमीज के बीच उभरी हुई राजसी और आकर्षक पर्वत चोटियां थीं जो फटने ही वाली थीं। ये देखकर मोफैन को आश्चर्य हुआ कि क्या छाती पर लगे छोटे छोटे बटन वाकई इस अशांत लहर को थाम पाएंगे। कष्टप्रद, ये वास्तव में कष्टप्रद है। सुबह सुबह का समय हमेशा से ही युवाओं के लिए सबसे ज्यादा हिंसक रहा है। चूंकि उन्हें इस तरह उत्तेजित किया गया है, मुझे लगता है कि ज्यादातर की शक्ल बेहद शर्मनाक होगी। तुम्हें जागे हुए आधा साल हो गया है और एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो अपना जादू चला पाया हो। हालांकि मुझे उम्मीद है कि तुम समझ गए होगे कि किसी अपार शक्ति को नियंत्रित करने में सक्षम होने का मतलब यह नहीं है कि तुम उसका इस्तेमाल करना जानते हो। अगर तुम अपनी शक्तियों पर ठीक से नियंत्रण नहीं रखोगे तो वे तुम पर ही उल्टा असर करेगी। श्रीमती तांग्यू ने जल्दी से अपनी शिक्षण अवस्था में प्रवेश किया। शुरुआत में शिक्षिका के गंभीर रवैये ने कई छोटे मोटे अत्याचारियों को होश में ला दिया था। किसे पता था कि ब्लैकबोर्ड पर कुछ जरूरी बातें लिखने के बाद जैसे ही वह पलटेंगी पूरी कक्षा की नाक से खून बहने लगेगा। क्या कयामत थी। उभरे हुए और गोल मटोल मोफैन तो बिल्कुल एक सामान्य छात्र ही था। इस वक्त उसके दिमाग में बिल्कुल वही दृश्य घूम रहा था। एक पवित्र स्कूल में कोई अपनी कल्पना को कैसे बेलगाम छोड़ सकता है। बहरहाल मोफैन दिल से पढ़ाई करना चाहता था। मोफैन निश्चित रूप से उन लोगों के समूह जैसा नहीं था जो सिर्फ अपने निचले शरीर से सोचते थे। खैर, मैं प्रैक्टिकल मैजिक की कक्षाओं में दोबारा टाइट पैंट नहीं पहनूंगा। हर जीव चढ़ाई करने वाले बाघ की तरह नहीं हो सकता, बाधाओं के चारों ओर घूमकर अपना काम जारी रख सकता है। व्यवहारिक जादू की कक्षाएं पूरी सुबह चलती रहीं। सिद्धांत समाप्त होने के बाद तांग्यू सभी को मैदान में ले आया और व्यक्तिगत रूप से सभी को जादू सक्रियण की आवश्यक कुंजियां सिखाईं। मोफैन ने भी इस क्लास को ध्यान से सुना। जैसे मिसेस तांग्यू ने मैजिक एक्टिवेशन लिंक के बारे में जो कुछ कहा था, मोफैन उसे पहले ही अनुभव कर चुका था। बस उसे समझ नहीं आ रहा था कि मिसेस तांग्यू की छाती के सामने वाले बटन इतने मजबूत कैसे थे। इतने दिन हो गए फिर भी वे फटे नहीं। स्वाभाविक रूप से स्कूल के मैदान का उपयोग रेडियो कैलिस्थेनिक्स के लिए नहीं किया जाना चाहिए। मैदान असल में सिर्फ अभ्यास का मैदान था। उन्हें एक जादुई अवरोध की मदद से कई स्वतंत्र जगहों में बांट दिया गया था जिसे मोफैन समझ नहीं पाया। सारी अतिप्रवाहित शक्ति पारदर्शी अवरोध द्वारा अवशोषित कर ली जाएगी। ऐसा उन छात्रों को नुकसान से बचाने के लिए किया गया था जिनमें किसी भी प्रकार की क्षमता नहीं थी। ध्यान से देखो, मैं अग्नि तत्व का प्राथमिक कौशल अग्नि विस्फोट प्रदर्शित करूंगा। तांग्यू छात्रों के बीच में खड़ा था। छात्र एक अर्धचाप में इकट्ठा हो गए और श्रीमती तांग्यू के पीछे बिखर गए। किसी को भी यकीन नहीं था कि क्या सभी लोग सचमुच श्रीमती तांग्यू के हाथों की मोहरें देख रहे थे। अग्नि विस्फोट, यह अग्नि तत्व का कौशल है।
भाई मो फैन, अपनी लार पोंछो, ये तुम्हारे तत्व का कौशल है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि श्रीमती तांग्यू, जो इतनी कोमल और गुणी दिखती हैं, वास्तव में एक अग्नि जादूगर होंगी। झांग शियाओ ने मो फैन को अपने पास धकेला। ओह ओह, मैं ये सीखना चाहता हूँ। तभी मो फैन को होश आया। फिलहाल तांग्यू एकदम सीधी मुद्रा में शांति से खड़ी थी। उसकी खूबसूरत सुडौल काया उसकी थोड़ी तंस्कट को उभार रही थी, जो लोगों को खास तौर पर आकर्षक लग रही थी। शायद इसलिए कि वह पढ़ाने के क्षेत्र में नई थी, इसलिए उसके कपड़ों का चुनाव थोड़ा जल्दबाजी में हुआ, जिसकी वजह से ये सब हुआ। इससे छात्रों को वाकई बहुत अच्छा लगा। तुम्हें ध्यान करना होगा, शांत रहना होगा और एकाग्रता करनी होगी। भले ही मैं अभी तुमसे बात कर रही हूँ, मेरी मानसिकता पूरी तरह से मेरे भीतर स्थित अग्नि तत्व निहारिका पर केंद्रित है। ओह, मेरा मतलब है तारों की धूल पर, श्रीमती तांग्यू ने कहा। श्रीमती तांग्यू की आवाज हर छात्र के कानों तक पहुंच गई। जब सभी को लगा कि श्रीमती तांग्यू मूर्ति की तरह स्थिर खड़ी है, तो उनके नाशपाती जैसे बालों में अचानक उतार चढ़ाव देखा जा सकता था। खेत में हवा का एक भी रेशा नहीं था, फिर भी उसके बाल ऐसे लग रहे थे मानो वह स्टीमर पर हो, जिससे वे इधर उधर बिखर रहे थे। नियंत्रण करो, इस समय तुम्हें पुकारने की आवश्यकता है ताकि तुम्हारा सितारा तुम्हारी आज्ञाओं का पालन कर सके और अग्नि तत्व जादू के द्वार खोल सके। श्रीमती तांग्यू का स्वर सामान्य कोमलता से बदलकर गंभीर हो गया। इसमें अहंकार का संकेत था, जो कह रहा था कि उसके सामने सब कुछ जल जाना चाहिए। इस क्षण सभी पुरुष, जिनके सिर गंदे विचारों से भरे हुए थे, तुरंत अचंभित हो गए। जब उन्होंने इस खूबसूरत महिला अध्यापिका को आश्चर्य से देखा तो उनकी आंखें चौड़ी हो गईं। आभा, ये सही है, उन्होंने महसूस किया कि श्रीमती तांग्यू के शरीर से एक झुलसा देने वाली आभा निकल रही है, जो सभी के चेहरों पर फैल रही है। वहां पर आश्चर्य, श्रद्धा और एक प्रकार की भयभीत करने वाली उपस्थिति थी, जो लोगों को किसी भी प्रकार के दुष्ट विचार रखने से रोकती थी। शुरुआत में सभी ने सोचा कि नई आई श्रीमती तांग्यू एक साधारण शिक्षिका होंगी। अपने से पहले वाले बूढ़े व्यक्ति की तरह ही सबको एक बेढंगा सैद्धांतिक पाठ पढ़ा पाएंगी। जब बात व्यक्तिगत रूप से जादू को सक्रिय करने की आई, तो हो सकता है कि उनकी शिक्षा में कोई गलती भी हो। हालांकि उनके सामने बैठी युवा तांग्यू बहुत लंबे समय से इस शक्ति को नियंत्रित करने में सक्षम लग रही थी। वह तारे को नियंत्रित करते हुए शिक्षा भी दे पा रही थी। अपने जादुई मंत्रों का जाप पूरा करने के बाद उभरती हुई आग की तीव्रता उस बूढ़े व्यक्ति की तुलना में बिल्कुल अलग स्तर पर थी। यह एक छोटी सी आग की तुलना लपटों के एक स्तंभ से करने जैसा था। याद रखें, तारों की व्यवस्था पूरी करने के बाद आप अपने विचारों को शांत नहीं कर सकते। आपको तुरंत अपनी सक्रियता की स्थिति पर ध्यान केंद्रित करना होगा। वह गरिमामयी आवाज एक बार फिर गूंजी। जलती हुई लपटें। ये ध्वनि एक जादुई घंटी की तरह थी, जो हर किसी के मन में गूंज रही थी। उसी समय श्रीमती तांग्यू के शरीर के चारों ओर एक चमकदार लाल सितारा पथ उभरा, जो शीघ्र ही उनके जेड जैसे दाहिने हाथ में संघनित हो गया। इसके बाद उसके आधे जकड़े हुए हाथों पर एक ज्वलंत लाल शक्ति तेजी से उभरी। यह अतुलनीय रूप से हिंसक थी। अपनी पूरी ताकत से उसने उसे फेंकने के लिए अपनी बाह का इस्तेमाल किया। लौ तीर की तरह निकली और लाल लाल रंग की एक स्वादिष्ट सुगंध निकली। फिर वह गोली की तरह हो गई और कठपुतली के शरीर में सटीक और अचूक रूप से घुस गई। गया। आखिर कुछ हुआ कैसे नहीं। हालांकि यह लक्ष्य पर लगा। कुछ देर के लिए माहौल शांत हो गया। अग्नि विस्फोट से प्रभावित कठपुतली पर कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई, जबकि श्रीमती तांग्यू का आभामंडल बिल्कुल विपरीत था। भ्रम की स्थिति में श्रीमती तांग्यू ने धीरे से मुड़कर कक्षा के सभी 48 विद्यार्थियों का सामना अपने युवा और कोमल चेहरे से किया। हालांकि उनके मुंह के कोने से एक मंद मुस्कान निकली, जो उनके उच्च आत्मविश्वास को प्रदर्शित कर रही थी। वाह! अचानक कठपुतली के भीतर से एक भयावह लालिमा फूट पड़ी। ये बिल्कुल भी धीमी आग नहीं थी, यह एक तेज फड़फड़ाहट थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई ऐसी चीज हो जो एक ही सांस में सब कुछ जला दे। अभी अभी की मानव सदृश कठपुतली क्षण भर में ही लाल रंग की ज्वाला में समा गई। क्या यह एक सेकंड था या दो? जिस आग को सब जानते थे, वह आमतौर पर इधर उधर फड़फड़ाती रहती थी, लेकिन ये लौ किसी जंगली जानवर की तरह भूखी थी जो खाना निगल रहा हो। 2 सेकंड भी नहीं बीते थे कि पूरी मानवरूपी कठपुतली भस्म हो गई। श्रीमती तांग्यू के खूबसूरत नाशपाती जैसे बालों में भड़कीली लालिमा झलक रही थी। उनका गोरा चेहरा इस समय और भी आकर्षक लग रहा था। उसके मुंह के कोने से आती मुस्कान और उसकी पीठ के पीछे बेपरवाह आग ने उस पहले से ही बेहद खूबसूरत शिक्षिका को और भी खूबसूरत बना दिया। इस रूप रंग का वर्णन एक ही तरह से किया जा सकता है, अवास्तविक रूप से सुंदर।
कक्षा के सभी 48 छात्र पूरी तरह से आश्चर्यचकित थे। मो फैन को नहीं पता था कि दूसरे लोग इस बारे में क्या सोचते हैं, लेकिन उसका दिल धड़क रहा था। सिर्फ इसलिए नहीं कि यह शिक्षिका सुंदर और आकर्षक थी, बल्कि जब उसने ज्वाला की शक्ति धारण की तो उसके शरीर से एक भव्य आत्मविश्वास उमड़ पड़ा। उसके अपने खून में भी श्रद्धा, मोह और श्रद्धा उमड़ पड़ी। अगर कोई औरत सिर्फ खूबसूरत हो तो वो मर्दों को बेकाबू कल्पनाएं करने पर मजबूर कर देगी, लेकिन इस औरत ने वो अधिकार और ताकत हासिल कर ली थी जिसे दूसरे लोग छू भी नहीं पाए। ये औरत जहर की तरह थी, मर्द उससे आजाद ही नहीं हो पा रहे थे। ये दृश्य देखकर कितने ही लड़कों ने श्रीमती तांग्यू को जीवन भर के लिए अपनी देवी बना लिया होगा, ये तो भगवान ही जाने। मो फैन भी उनके स्वभाव के आगे पूरी तरह से वशीभूत हो गया था। यद्यपि वे दोनों व्यावहारिक जादू के शिक्षक थे, फिर भी बूढ़े व्यक्ति का जादू सक्रिय बेजान था। इससे देखने वाले लोगों को नींद आने लगती थी। श्रीमती तांग्यू की सक्रियता ने लोगों को उनके दिलों पर अंकित कर दिया, जिससे वे उत्तेजित हो गए और खुद को शांत करने में असमर्थ हो गए। वे पूरी तरह से अलग स्तर पर थे। ठीक है, हमारी कक्षा में अग्नि तत्व के छात्र कौन हैं? मैं उन्हें नोट कर लेती हूँ। श्रीमती तांग्यू अपनी कक्षा में पढ़ाते हुए छात्रों की भक्ति भरी निगाहों को सामान्य मान रही थी। मैं अग्नि तत्व का प्रयोग करती हूँ। एक लड़की जिसके चेहरे पर वीरता की भावना थी ने पहल की और खड़ी हो गई। वह झोमिन थी, जिसने उद्घाटन समारोह के दौरान छोटी मोटी गड़बड़ियां पैदा की थीं। झोमिन की नजरें लगातार श्रीमती तांग्यू पर टिकी थीं। दरअसल शुरू में झोमिन उसे पसंद नहीं करता था। कोई टीचर कैसे हो सकती है जो इतने ध्यान खींचने वाले कपड़े पहनती हो और जिसकी आवाज इतनी कोमल और सुंदर हो। हालांकि श्रीमती तांग्यू को ज्वाला विस्फोट पूरा करते देखने के बाद झोमिन का दिल पूरी तरह से घूम गया और उसके दिल में पूजा की भावना पैदा हुई। झोमिन की माँ भी एक शिक्षिका थी। हालांकि उन्हें यकीन था कि उनकी अपनी माँ श्रीमती तांग्यू जैसा काम नहीं कर सकती, चाहे वह आभा हो, तीव्रता हो, सटीकता हो या शक्ति हो। मैं भी हूँ श्रीमती तांग्यू। मैं भी अग्नि तत्व का उपयोग करता हूँ। मेरा नाम हुआंग फेफेंग है। अग्नि तत्व को जागृत करने वाला दूसरा पुरुष छात्र उछल पड़ा। हुआंग फेफेंग की उत्साहित अभिव्यक्ति को देखिए। कौन नहीं जानता था कि यदि व्यवहारिक जादू के शिक्षक में भी आपके समान तत्व होते तो यह एक छोटे से स्टोव की तरह होता, जिसमें गुरु अपने शिष्यों को उपयोगी चीजें देता रहता। हुआंग फीफे खुद को बहुत भाग्यशाली महसूस कर रहा था। वह अप्रत्याशित रूप से श्रीमती तांग्यू का शिष्य बन गया था। कौन कह सकता था कि श्रीमती तांग्यू भविष्य में उसकी प्रतिभा की सराहना करेगी और उसके प्रति प्रेम जगाएंगी। वह तो उसकी अपनी छोटी ड्रैगन युवती थी। मेरे रास्ते में मत आना, मैं छत पर जा रहा हूँ। मैंने अग्नि तत्व को क्यों नहीं जगाया? क्यों? लू शियाओबिंग, जिसने जल तत्व को जगाया था, जोर जोर से चिल्ला रहा था। चाय गुरुजी, मैं भी अग्नि तत्व का उपयोगता हूँ। मेरा नाम झाओ दानियू है। हकलाता हुआ एक छोटा सा आदमी खड़ा हो गया। जैसे ही उसकी नजर श्रीमती तांग्यू से मिली, उसका चेहरा पूरी तरह लाल हो गया। मो फैन ने आह भरी। एक नजर में ही पता चल जाता था कि यह एक साधारण बीनस्प्राउट है जिसकी किसी को परवाह नहीं है। श्रीमती तांग्यू ने इस छोटे से आदमी को देखते ही हंसते हुए कहा, तुम तो वाकई बहुत दुबले पतले और कमजोर हो। तुम्हारे परिवार ने तुम्हारा नाम बड़ी गाय क्यों रखा? मेरा शरीर कमजोर है। मेरे माता पिता चाहते थे कि मैं एक बड़ी गाय की तरह मजबूत बन जाऊं। तो फिर आपको झाओ ब्लेबरमाउथ नाम दिया जाना चाहिए। झाओ कुनसन और उनके चतुर मुंह ने तुरंत मजाक उड़ाया। झाओ कुनसन स्वाभाविक रूप से झाओ दानियू की हकलाहट का मजाक उड़ा रहे थे। हम क्या और भी हैं? श्रीमती तांग्यू की नजर उस पर पड़ी। क्या एक ही कक्षा में केवल 3 अग्नि तत्व उपयोग करता है? ये बहुत कम है। उनकी आभा को देखते हुए ऐसा लग रहा था कि केवल जुओ झोमिन नाम की लड़की ही थी जिसकी प्रतिभा थोड़ी बेहतर थी और उसकी साधना की गति भी खराब नहीं थी। मैं भी हूँ। मेरा नाम मोफैन है। मोफैन को होश आया और वह लोगों की भीड़ से बाहर चला गया। मिसेस तांग्यू की समझदार नजरें मोफैन के शरीर पर पड़ी। मोफैन की आभा को टटोलते हुए उनके होंठ खुल गए। मोफैन, तुम में खड़े होने की हिम्मत जरूर है। एक स्कूल सेमेस्टर बीत गया है, फिर भी तुम अग्नि तत्व के एक भी तारे को नियंत्रित नहीं कर पाए हो। तुम्हारा तारा अभी भी अंधकार में है, इतना कि तुम उसे अभी तक देख भी नहीं सकते। ऐसा दिखावा मत करो जैसे तुम कुछ खास हो। झाओ कुनसन ने तुरंत कहा। पिछले सेमेस्टर के अंत में एक परीक्षा थी। ये परीक्षा छात्र की साधना की गति को परखने के लिए थी। निश्चित रूप से कोई दुर्घटना नहीं हुई। मोफैन का तारा धूल पहले जैसा ही था जब उसने उसे पहली बार जगाया था।
पूरी कक्षा ये जानती थी और इस बात पर झाओ कुनसान और मू बाई बिल्कुल भी नहीं हंसे। अगर तुम मूर्ख हो तो मूर्ख ही हो। तो क्या हुआ अगर उसने अग्नि तत्व जगा लिया? वह अपने पूरे जीवनकाल में कभी जादूगर नहीं बन पाएगा। अग्नि तत्व में आपकी प्रतिभा बहुत अच्छी है, तो आपकी साधना इतनी कम कैसे है? मो फैन, बहुत से लोग अग्नि जादूगर बनना चाहते हैं और आपके पास पहले से ही एक ऐसा लाभ है जो बहुतों के पास नहीं है। आपको प्रयास करना होगा। श्रीमती तांग्यू ने मो फैन की ओर दया से देखते हुए कहा। मैं समझ गया, श्रीमती तांग्यू। मो फैन ने सिर हिलाया। ध्यान के बाद जादूगर की आध्यात्मिक शक्ति शक्तिशाली हो जाती थी। उसकी शक्ति इस हद तक पहुंच जाती थी कि वे उन बारीकियों को समझने में सक्षम हो जाते थे जिन्हें सामान्य लोग नहीं समझ पाते थे। वे किसी दूसरे जादूगर की आभा को भी समझ पाते थे। आभा की तीव्रता के माध्यम से किसी जादूगर के साधना स्तर का मोटे तौर पर निर्धारण किया जा सकता है। मो फैन को शुरू से ही पता था कि अपनी साधना को छिपाना संभव नहीं है। हालांकि एक बात थी, अगर मो फैन बिजली तत्व की शक्ति को छिपाकर केवल अग्नि तत्व की आभा को प्रकट करता तो अन्य लोग केवल अग्नि तत्व की आभा को ही महसूस कर पाते। इस प्रकार वे केवल अग्नि तत्व की साधना के स्तर का ही निर्धारण कर पाते, जबकि अन्य तत्वों को महसूस नहीं कर पाते। यही कारण था कि मो फैन सामान्यतः अन्य लोगों को मूर्ख बनाने के लिए अग्नि तत्व का उपयोग कर सकता था। जैसे ही मैंने अग्नि तत्व पर ध्यान केंद्रित करना चाहा, एक अद्भुत अग्नि तत्व शिक्षक अचानक मेरे द्वार पर प्रकट हो गए। ऐसा लग रहा है कि बड़ी परीक्षा से पहले मेरे लिए प्राथमिक कौशल अग्नि विस्फोट का सक्रियण पूरा करने की आशा जगी है। मो फैन का आत्मविश्वास तुरंत बढ़ गया। यह महिला मुझे अजीब भाव से क्यों देख रही है? ऐसा लगता है कि उसका नाम झोउमिन है, जो कक्षा में अव्वल छात्रा है और अग्नि तत्व का उपयोग करता भी है। मो फैन हैरान था। मुझे नहीं लगता कि मैंने कभी इस लड़की झोउमिन को नाराज किया है, तो फिर वो मुझे इतनी दुश्मनी भरी नजरों से क्यों देख रही है? दूसरी तरफ झोउमिन की भौहें तन गईं। मो फैन नाम के उस स्टडी मलबे को अपनी ओर देखते देख उसने तुरंत और भयंकर रूप से उसे घूरा। झोउमिन दुखी था, अत्यंत दुखी। मो फैन के पास अग्नि तत्व में मुझसे बेहतर प्रतिभा रखने की क्या योग्यता है? होमरूम टीचर जू मुशेंग ने एक बार कहा था कि मो फैन की अग्नि तत्व में प्रतिभा पूरी कक्षा में सर्वश्रेष्ठ थी। जागरण के दौरान लपटें बहुत स्पष्ट थीं, और अब इस अत्यंत अद्भुत श्रीमती तांग्यू ने भी उनकी प्रतिभा पर टिप्पणी की। छोड़ो भी, इस तरह की पढ़ाई बर्बाद होने पर गुस्सा करने की कोई जरूरत नहीं है। खैर, जब सालाना परीक्षा आएगी और वह योग्यताएं पूरी नहीं करेगा तो उसे स्कूल छोड़ने के लिए कह दिया जाएगा। इस लड़के के पास बस एक आखिरी आधा साल फुर्सत का होगा। मुझे सच में समझ नहीं आ रहा। जाहिर है कि उसके परिवार की हालत ठीक नहीं है। उन्होंने सब कुछ त्याग दिया ताकि वह तियानलेन मैजिक हाई में प्रवेश कर सके। फिर भी अग्नि तत्व जागृत होने के बाद वह पतित और आलसी हो गया है। वह अपने परिवार का सामना कैसे कर पा रहा है? क्या किसी कुत्ते ने उसकी चेतना खा ली? झाओ कुनसन और मू बाई की बदौलत पूरी कक्षा को मूल रूप से पता था कि मो फैन को कक्षा में शामिल किया गया था। तुम्हारी कक्षा की शिक्षिका मुझे वार्षिक परीक्षा के महत्व के बारे में पहले ही बता चुकी है। पहला, अगर तुम जरूरी शर्तें पूरी नहीं करोगे तो तुम्हें स्कूल छोड़ने के लिए कह दिया जाएगा। दूसरा, तुम्हारे ग्रेड के आधार पर तुम्हें अलग अलग कक्षाओं में बांट दिया जाएगा। अगर तुम्हें एलीट क्लास में रखा जाता है तो तुम्हें कुछ खास फायदे मिलेंगे जिनसे तुम्हें मैजिक यूनिवर्सिटी की परीक्षाओं में बढ़त मिलेगी। इसलिए इस स्कूल सेमेस्टर में सभी के पास अपनी पूरी कोशिश न करने का कोई कारण नहीं होना चाहिए, श्रीमती तांग्यू ने सभी से कहा। श्रीमती तांग्यू, क्या आप एलीट क्लास को पढ़ाएंगी? एक पुरुष छात्र ने पूछा। हाँ, अगर सब कुछ योजना के अनुसार हुआ तो आपको पढ़ाने के बाद मुझे एलीट क्लास के लिए प्रैक्टिकल मैजिक टीचर नियुक्त किया जाएगा। तांग्यू ने थोड़ा सिर हिलाया। गुरुजी, मैं यांगरुओ। ओह, मैं हुआंग फेफेंग निश्चित रूप से अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करूंगा। श्रीमती तांग्यू, मैं भविष्य में भी आपका अनुसरण करना चाहता हूं। तांग्यू ने एक सौम्य मुस्कान बनाए रखी क्योंकि उसे अंदाजा हो गया था कि आज उसकी पहली कक्षा काफी सफल रही। छात्रा का पढ़ाई के प्रति जुनून फिर से जाग उठा है। ठीक है, जब आप में से कोई भी 7 तारों को नियंत्रित करने में सक्षम हो जाए तो आप अकेले में आकर मुझसे मिल सकते हैं। मैं अपने शेड्यूल से कुछ समय निकालकर आपको और कुछ सिखाऊंगी, तांग्यू ने आगे कहा। कोलाहल। अचानक कक्षा से भेड़िए की चीख गूंज उठी। 7 सितारे, यह अचानक हर किसी के लिए प्रयास करने का उद्देश्य बन गया। मैं 7 सितारों से ज्यादा दूर नहीं हूं, श्रीमती तांग्यू, मेरा इंतजार करें। क्या तुम सच में ऐसा कर रहे हो?
तुम कितनों को नियंत्रित कर सकते हो? 2 भाड़ में जाओ, मैं 3 कर सकता हूं, ये तुम लोगों से बेहतर है। हुआन फेफेंग ने गर्व से भरे चेहरे के साथ कहा। 3 स्टार और फिर भी तुम यहां खड़े होकर घमंडी बनने की हिम्मत रखते हो। मैं लगभग 4 पर हूं, क्या तुम्हें पता नहीं कि जैसे जैसे तुम आगे बढ़ोगे, ये और मुश्किल होता जाएगा? जू किंगलिन ने तिरस्कार से पूछा। ये तो मजेदार है, सचमुच मजेदार। तुम बेकार के लोगों, मू बाई पहले से ही 5 सितारों पर कब्जा जमाए हुए है। अगले सेमेस्टर में वह 3 दिन मछली पकड़ने और 2 दिन इंटरनेट ब्राउज करने में बिता सकता है, फिर भी वह 7 सितारों तक पहुंच सकता है। श्रीमती तांग्यू के साथ काम करने वाला पहला व्यक्ति निश्चित रूप से मू बाई ही होगा। झाओ कुनसेन ने तुरंत उपहास करते हुए कहा। शीट, म्यू बाई, क्या यह अद्भुत है? 5 सितारे, उसने ऐसी खेती कैसे की? ये तो कमाल है। मैंने सुना है कि स्कूल का सबसे अद्भुत छात्र, 7वीं कक्षा का लाइटनिंग छात्र, केवल 5 को ही नियंत्रित कर पाया है। अपने चारों ओर चल रही चर्चा को महसूस करते हुए म्यू बाई को लगा कि उसका पूरा अस्तित्व तैरने लगा है। हालांकि अपने परिपक्व और संयमित स्वभाव को दिखाने के लिए मू बाई अपनी तारीफों पर अपनी सहमति जाहिर नहीं करता। इससे वह पूरी तरह से निकम्मा साबित होता। यह आदमी, झाओ कुनसान, थोड़ा बेवकूफ था और काम करने में भरोसेमंद नहीं था। हालांकि उसमें एक बात बहुत अच्छी थी, जब गुरु ध्यान आकर्षित करना चाहते थे लेकिन उसे दिखा नहीं पाते थे तो झाओ कुनसान सही समय पर आगे आ जाते थे। ऐसा नहीं है कि मैं हर बार जब कोई 3 या 2 स्टार की बात कर रहा हो तो मैं उछलकर कह दूं कि ये डैडी तो पहले से ही 5 स्टार कंट्रोल कर सकता है और फिर 4 स्टार देखकर चौंक जाऊं। ये बहुत घटिया होगा, यह मेरे परिवार के युवा मालिक होने के स्वभाव के अनुकूल नहीं है। अगर हम इसे झाओ कुनसान के शब्दों में कहें तो ये बिल्कुल सही बैठता है। इस तरह वह सबको दिखा सकता था कि वह अद्भुत है और उसके शिष्टाचार में कोई कमी नहीं आएगी। जीवन लीग ऑफ लेजेंड्स खेलने जैसा है, न केवल आपको इसमें अच्छा होना है बल्कि टीम के साथियों के लिए भी यह जानना बहुत महत्वपूर्ण है कि आपके अनुरूप कैसे होना है। पहाड़ों के ऊपर से गर्म हवा बह रही थी, दक्षिण को अपनी चपेट में ले रही थी और वसंत के आलिंगन की जगह गर्मी की नमी ले रही थी। इसके बाद भारी वर्षा हुई, जो एक शुभ संकेत था, जिससे पत्तियां नष्ट हो गईं और फूल मुरझा गए। बो शहर को अनेक मौसमों वाला शहर माना जाता था, हालांकि कभी कभी यह अत्यधिक अनियंत्रित हो जाता था। आज सुबह ही सूरज तेज और चमकीला था। हजारों मील तक एक भी बादल नजर नहीं आ रहा था। उसे जो झपकी आई वह वैसी ही लग रही थी जैसी उसने दुनिया पार करते समय ली थी। एक अजीब सा झोंका काले बादलों ने पूरे आसमान को ढक लिया था। जैसे जैसे शाम हुई, मूसलाधार बारिश और हवा बर्फ जैसी ठंडी होती गई। क्या कोई तूफान आने वाला है? ये घटिया मौसम साल भर यूं ही चलता रहता है, बिना रुके जो चाहे मौसम बन जाता है। झांग शियाहो ने छात्रावास के अंदर से शिकायत की। झांग शियाहो, क्या तुम वायु तत्व के उपयोगकर्ता नहीं हो? आओ, तुम तूफान में जाओ और देखो कि क्या तुम वायु तत्व के प्राथमिक कौशल पवन पथ को सक्रिय कर सकते हो। उसी छात्रावास से लू शियाओबिंग ने कहा। क्या तुम में जल तत्व नहीं है? हे महान जल जादूगर, तुम बाहर जाकर जल अवरोधक क्यों नहीं दिखाते? तुम अभी भी बाहर जाते समय छाता इस्तेमाल करते हो, क्या तुम्हें बाहर जाते समय शर्म नहीं आती? लू जियाओबिंग का चेहरा पीला पड़ गया। सचमुच, जल तत्व के जादूगर को तकनीकी रूप से बारिश में विंड जैकेट पहनना चाहिए। समस्या यह है कि वार्षिक परीक्षा का समय लगभग आ गया है। लू शियाओबिंग केवल 4 सितारों को ही नियंत्रित कर सकता था, इसलिए जल तत्व कौशल, जल अवरोध, को सक्रिय करने में अभी भी उसे काफी समय लग सकता था। झांग शियाओ, क्या तुम सच में विंड ट्रेल का इस्तेमाल कर सकते हो? हमें दिखाते क्यों नहीं? सच तो यह है कि उस हिंसक लड़की झूमिन को फायर बर्स्ट का इस्तेमाल करते देखने के अलावा हमने कक्षा में किसी और को सही जादू का इस्तेमाल करते नहीं देखा। छात्रावास प्रमुख, जो हर दिन श्रीमती तांग्यू के बारे में अपने अश्लील विचार रखता था, बोला। यह इतना अच्छा नहीं चल रहा है, मैं 100% सफलता की गारंटी नहीं दे सकता। झांग शियाओ ने थोड़ी शर्मिंदगी के साथ कहा। बंदर, हमें दिखाओ, मैं भी देखना चाहता हूं कि पवन तत्व कौशल कैसा दिखता है। मोफेन की आंखें चमक उठी और उसने सिद्धांत की किताब अपने हाथ में रख दी। ये जगह बहुत छोटी है। दालान का प्रयोग करें, दालान काफी लंबा है। ठीक है, मैं कोशिश करता हूं, लेकिन मैं वास्तव में इसमें कुशल नहीं हूं। झांग शियाओ ने सिर हिलाया। सत्र का अंत हो चुका है और झांग शियाओ में काफी प्रतिभा थी। वह कक्षा में उन गिने चुने लोगों में से एक था जो 7 सितारों को नियंत्रित कर सकता था।
हर कोई हर तत्व के कौशल के बारे में उत्सुक था। स्वाभाविक रूप से वे ये भी देखना चाहते थे कि झांग शियाओहो अपने कौशल का उपयोग कैसे करता है। झांग शियाओहो ने अपनी आंखें बंद कर ली और सक्रिय अवस्था में प्रवेश करने लगा। वह सचमुच बहुत धीमा था, ये स्पष्ट था कि वह तारों को नियंत्रित करने में बहुत अच्छा नहीं था। उन्होंने अपनी सांसों की लय बनाए रखी और उनकी सांसें सुनाई दे रही थीं। वूश! अचानक मेज पर रखी किताबें हिलने लगीं। छात्रावास के पुराने दरवाजे चरमराने लगे। फर्श पर जमी धूल उड़ने लगी और बिस्तर के नीचे पड़े गंदे अंडरवियर को हवा में लहराने लगी। जैसे ही छात्रावास का मालिक उसे उठाने वाला था, अंडरवियर बड़ी खूबसूरती से उसके हाथों से छूटकर हवा में बेरोक-टोक तैरने लगा। हवा का रास्ता, तेज कदम। झांग शियाओहो का पूरा स्वभाव बदल गया। उसकी आंखों में एक नीला रंग उभर आया और उसका अंचल लहराने लगा। उसके मंत्रों के साथ साथ टूथब्रश, कप और कपड़ों की रैक भी खड़खड़ा रही थी। वे सब रास्ते के अनुसार ही आगे बढ़ रहे थे। मो फैन ने जल्दी से खुद को संभाला और यह नज़ारा देखने लगा। कबाड़ के इन टुकड़ों और उड़ती धूल से उसे आश्चर्यजनक रूप से छात्रावास में एक अनोखी हवा का प्रवाह दिखाई दिया। हवा का ये प्रवाह झांग शियाओहो के स्थान से शुरू हुआ था। ये हॉल से लेकर दालान के सार्वजनिक शौचालय के दूसरी तरफ तक फैल गया। स्वूश! अचानक झांग शियाओहो की आकृति गायब हो गई। छात्रावास के मध्य में खड़ा पूर्व अचल झांग शियाओहो ऐसा हो गया मानो उसने लहरदार छोटे कदमों का उपयोग किया हो। उसकी गति बवंडर के समान थी, जैसे वह उन्मत्ततापूर्वक अपने छात्रावास से बाहर निकला हो और हवा में अदृश्य पवन पथ का अनुसरण कर रहा हो जो गलियारे के अंत में शौचालय की ओर जा रहा था। ये तो बहुत बढ़िया है, लू शियाओबिंग चिल्लाया। छात्रावास में मौजूद लोगों का समूह तुरंत दरवाजे से बाहर निकला और झांग शियाओहो का पीछा करने लगा। हालांकि जैसे ही सभी लोग अपने छात्रावासों से बाहर निकले, झांग शियाओहो पहले ही दालान के बाईं ओर से हॉल के बिल्कुल अंत में चला गया था। बहुत तेज, किसी भी 100 मीटर धावक की गति इस गति की तुलना में दयनीय होगी। मो फैन के दिल में एक लहर दौड़ गई। विंड एलिमेंट का मुख्य कौशल भी वाकई कमाल का था। विंड ट्रैक पर कदम रखने का एहसास वाकई कमाल का होगा। बचाओ, बचाओ! झांग शियाओहो ने पुकारा। पिंग! दालान अचानक कांप उठा। मो फैन ने जैसे ही ईर्ष्या भरी आह भरी, दूर खड़ा झांग शियाओहो सार्वजनिक शौचालय के दरवाजे से टकराया। लोग उस पर हंसने लगे। टेढ़ा नल तेजी से पानी छोड़ने लगा और शौचालय के दरवाजे का एक हिस्सा टूट गया। बदबू को रोकने के लिए कोई दरवाजा न होने के कारण एक तेज और मछली जैसी बदबू पूरे फर्श पर फैल गई। पल भर में गालियां देने वाली आवाजें सुनाई देने लगीं। हवा का झोंका आखिरकार शांत हो गया। झांग शियाओहो जमीन पर पड़ा था और उसकी नाक से खून बह रहा था। ये रूप पहले से ही बहुत दयनीय था। दुर्भाग्य से हवा के बहाव के साथ आने वाले अंडरवियर का बल कम हो गया और आखिरकार बेचारे के चेहरे पर आ गिरा। लू शियाओबिंग और छात्रावास प्रमुख ने जल्दी से झांग शियाओहो को वापस उसके छात्रावास में खींच लिया। छात्रावास प्रमुख ने अपना अंडरवियर वापस लिया और उसे खोला तो उसमें खून का धब्बा पाया। छात्रावास प्रमुख, मुझे नहीं पता था कि आपको भी मासिक धर्म होता है, लू शियाओबिंग ने हंसते हुए कहा। यहां से चले जाओ, छात्रावास प्रमुख ने अनिच्छा से अपने प्रिय अंडरवियर को कूड़ेदान में फेंक दिया। मो फैन ने चुपचाप अपना सिर पीछे खींच लिया और अपने बिस्तर पर वापस लौट गया। इससे पहले कि निवास प्रबंधक गुस्से में आकर उस पर टूट पड़ता, उसने ऐसे व्यवहार किया जैसे कि कुछ हुआ ही न हो। पवन तत्व का कौशल अच्छा लग रहा है। उसकी गति किसी कार से कम नहीं थी। बस झांग शियाओहो मानकों पर खरा नहीं उतरा था, इसलिए उसे गाड़ी रोकनी नहीं आती थी। अरे बदमाशों, सालाना परीक्षाएं नजदीक है और तुम अभी तक ठीक से ध्यान नहीं कर रहे हो, बल्कि यहाँ ये सब कर रहे हो। अगर मैंने ऐसा दोबारा होते देखा तो मैं तुम्हारी खाल उधेड़ दूंगा। इस हवा और बारिश में रेजिडेंस मैनेजर की दहाड़ पूरे गलियारे में फैल गई। अल्पविराम। आखिरकार वार्षिक परीक्षाएं आ ही गईं और बहुत से लोगों के लिए आज का दिन एक बुरे सपने जैसा था। ऐसा इसलिए था क्योंकि उन्हें स्कूल से निकाले जाने की आशंका थी और ये लोग सबसे ज्यादा बदकिस्मत और बेशर्म माने जाते थे जिन्हें अपने माता पिता से मिलने वापस जाना था। हालांकि जादू सीखना कोई बच्चों का खेल नहीं था। हर मैजिक हाई स्कूल की व्यवस्था इस तरह काम करती थी। अगर आप जादू सीखने के लिए उपयुक्त नहीं थे तो आपको जल्दी ही निकाल दिया जाता था, जिससे उन्हें एक और रास्ता मिल जाता था ताकि वे सीमाहीन जादू के सागर में अपना समय बर्बाद न करें। उन छात्रों के लिए जो अपनी साधना में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन कर रहे थे, आज वह दिन था जब वे अपना परिणाम दिखा सकते थे। खासकर उन छात्रों के लिए जो पहले से ही अपने कौशल का उपयोग कर सकते थे। तूफानी दिन बीत चुके थे। सुबह का मौसम धूप वाला था और गर्मियों वाली हवा साफ थी।
म्यू मनो के भीतर मू बाय ने खास तौर पर बेर की कढ़ाई वाली सफेद टी शर्ट और इस्त्री की हुई पतलून पहनी थी। उनका पूरा व्यक्तित्व एक शांत व्यक्तित्व का एहसास दे रहा था। वे अपनी पारिवारिक पृष्ठभूमि का प्रदर्शन नहीं करना चाहते थे। अपने आकर्षक बाहरी रूप और सादे पहनावे से, जो उनकी शान को दिखाने में कभी विफल नहीं होता था, उन्होंने पहले ही कई लड़कियों का स्नेह प्राप्त कर लिया था। हालांकि म्यू परिवार का एक वैध सदस्य होने के नाते वह इन साधारण और घटिया औरतों में से किसी को कैसे पसंद कर सकता था। उसका मकसद म्यू निंगज्यू जैसी घमंडी लड़की थी। बेशक अगर श्रीमती तांग्यू मान जाती तो वह भी मान जाता। मू बाय, तुम्हें आज दिखावा करना होगा। तुम्हें पता होना चाहिए कि हमारा मू परिवार कुछ युवा शिष्यों को कुछ साधना संसाधन वितरित करेगा। यह वितरण उनके परिवार के योगदान और युवा शिष्यों के साधना ग्रेड पर आधारित है। तुम्हें अपने इस शाखा परिवार के लिए कड़ी मेहनत करनी होगी, जिसे मू परिवार लगभग भूल ही गया है। मू हे ने आज सुबह मू बाय को अपनी काली लिमोजीन में स्कूल भेजा। म्यू हे तियानलेन मैजिक हाई के पर्यवेक्षक थे। उन्होंने आज व्यक्तिगत रूप से वार्षिक परीक्षा की व्यवस्था की। चाहे जो भी हो, मू बाय अब भी उसका भतीजा था। मू हे को उम्मीद थी कि मू बाय उसे दूसरे सुपरवाइजरों के सामने कुछ इज्जत देगा। चाचा, कृपया चिंता मत करो, मू बाय ने अत्यंत आत्मविश्वास के साथ कहा। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, मू बाय को अचानक कुछ याद आया। वो पलटा और फुसफुसाया, चाचा, मैंने सुना है कि मू निंगक्स्यू भी आज तियानलेन मैजिक हाई में आ रही है। हाँ, आज तियानलान मैजिक हाई स्कूल के लिए बहुत महत्वपूर्ण दिन है। संयोग से मू निंगजू ने एम्पायर इंस्टीट्यूशन से अपनी गर्मी की छुट्टियां जल्दी शुरू कर दी। मैंने परिवार प्रमुख से बात की और उन्हें वो शहर की ध्वजा तियानलान मैजिक हाई स्कूल में आप लोगों को व्याख्यान देने, इस साल की वार्षिक परीक्षाओं पर एक नज़र डालने और छात्रों की गुणवत्ता का मूल्यांकन करने के लिए बुलाया, मू हे ने कहा। मू बाय को जीवन से भरपूर देखकर मू हे स्वाभाविक रूप से समझ गया कि उसके मन में क्या विचार हैं। उसने मू बाय के कंधे थपथपाते हुए हंसते हुए कहा, चिंता मत करो, जब तुम्हारी बारी आएगी तो मैं उसे परिवार के मुखिया के पास रखूंगा। जब परिवार का मुखिया तुम्हें इतनी मेहनत करते देखेगा तो वह तुम्हारे परिवार को और भी साधना संसाधन दे सकता है। तुम्हें पता है कि हमारे परिवार में कितने कम शिष्य हैं, और जो उत्कृष्ट शिष्य हैं वे तो और भी दुर्लभ हैं। अगर परिवार के मुखिया की नज़र तुम पर पड़ जाए और तुम्हें 2-3 महीने के लिए स्टारडस्ट मैजिक टूल दे दिया जाए तो तुम्हें बहुत लाभ होगा। स्टारडस्ट मैजिक टूल, सच में? क्या मुझे स्टारडस्ट मैजिक टूल इस्तेमाल करने का मौका मिलेगा? मू बाय की आंखें चमक उठीं। जाहिर है, क्या आप जानते हैं कि हम आम जादूगरों से अलग क्यों हैं? बेहतर जीन, पारिवारिक प्रभाव, ये चाहे कितने भी अच्छे क्यों ना हो, स्टारडस्ट मैजिक टूल से बेहतर नहीं है। अगर आप परिवार में एक मुख्य शिष्य बन सकते हैं तो आपको स्टारडस्ट मैजिक टूल प्राप्त करने का मौका मिलेगा। आपकी साधना निश्चित रूप से स्कूल में आपके साथियों से कहीं ज्यादा ऊंची होगी। म्यू हे ने कहा, अंकल, मैं निश्चित रूप से अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने की कोशिश करूंगी। स्कूल में सहपाठियों की तुलना में उनकी शिक्षा का स्तर कहीं अधिक है। म्यू बाय उबलने लगा। कोई आश्चर्य नहीं कि परिवार के ये शिष्य इतनी जोर शोर से साधना कर रहे थे। पता चला कि यह सब स्टारडस्ट जादुई औजारों के लिए था। हर जादूगर के पास साधना के लिए सीमित समय होता है। ऐसे छात्रों के लिए 5 घंटे ध्यान की सीमा होती थी और बाकी समय सिद्धांत और ज्ञान के अध्ययन के लिए होता था। स्टारडस्ट मैजिक टूल एक ऐसी वस्तु थी जिसे हर मैजिक साधक सबसे अधिक चाहता था। म्यू बाय को स्टारडस्ट मैजिक टूल के पीछे के सिद्धांत का पता नहीं था। हालांकि वह जानता था कि स्टारडस्ट मैजिक टूल साधकों को उनकी ऊर्जा को अधिक तेजी से पुनः प्राप्त करने और थकान की मात्रा को कम करने में मदद कर सकता है। सामान्यतः 5 घंटे ध्यान करने के बाद वे शेष 19 घंटों में केवल अन्य कार्य ही कर सकते थे। वे 19 घंटे ध्यान करते करते थक चुके थे। वे इस समय को या तो कुछ और करके या फिर सोकर ही बिता सकते थे। बहुत से छात्र जो आगे बढ़ना चाहते थे, उनके लिए 19 घंटे की थकान बहुत लंबी थी, और साथ ही वे इसके बारे में कुछ भी नहीं कर सकते थे। जब कोई व्यक्ति लगातार अपने मन को एकाग्र रखता है तो उसे और भी लंबे समय तक आराम की जरूरत होती है, वरना उनका मन टूट जाएगा। जबकि स्टारडस्ट मैजिक टूल एक दिव्य साधना उपकरण था जो थकान के समय को कम करने में सक्षम था। ध्यान की थकान की अवधि कम होने से इसका मतलब होगा कि दैनिक ध्यान का समय भी बढ़ जाएगा। हो सकता है कि 1-2 दिन में ज्यादा असर न हो। हालांकि स्टारडस्ट मैजिक टूल के बिना साधकों की तुलना में 1-2 महीने में थोड़ा बहुत फर्क जरूर पड़ेगा। अगर वे इसके साथ 2-3 महीने अभ्यास करें तो वे अपने साथियों से बिल्कुल अलग स्तर पर होंगे।
ध्यान की प्रभावशीलता हर व्यक्ति में अलग अलग होती है, कुछ तेज होते हैं और कुछ धीमे, इसलिए अभी इस बारे में न सोचें। हालांकि अगर प्रभावशीलता बहुत धीमी भी हो तो भी स्टारडस्ट मैजिक टूल की मदद से कोई आगे रह सकता है। जो लोग अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हैं और जिनमें प्रतिभा होती है, वे केवल आधा काम ही कर पाते हैं और उनका प्रभाव दोगुना हो जाता है। चाचा, आपने बताया था कि एलीट क्लास के छात्रों को स्टारडस्ट मैजिक टूल का उपयोग करने का अवसर मिलेगा, क्या ये सच है? मुबाई ने थोड़ी उत्तेजना के साथ पूछा। ये सही है, चूंकि यह एक जादू विद्यालय है, इसलिए स्वाभाविक रूप से यहाँ साधना के कुछ संसाधन भी हैं। हालांकि संसाधन बहुत सीमित हैं। यहाँ बहुत सारे छात्र हैं, इसलिए प्रत्येक छात्र को इसका उपयोग करने का अवसर देना संभव नहीं है। इसलिए वार्षिक परीक्षा और एलीट कक्षा का होना आवश्यक है। इस तरह एलीट कक्षा के छात्रों को कुछ समय के लिए स्टारडस्ट जादू उपकरण का उपयोग करने का अवसर मिलेगा। आपके लिए अपने ग्रेड के साथ एलीट कक्षा में प्रवेश करना कोई समस्या नहीं होगी। जब समय आएगा तो मैं पर्दे के पीछे से कुछ तार खींचूंगा और आपको कुछ समय के लिए विद्यालय के स्टारडस्ट जादू उपकरण का उपयोग करने दूंगा। आपके लिए ये काफी लाभदायक है। विद्यालय आखिरकार एक समान स्थान है, मेरे लिए बहुत अधिक करना संभव नहीं है। जो चीज आपको वास्तव में आसमान तक पहुंचने में सक्षम बनाएगी, वह है हमारे म्यू परिवार से स्टारडस्ट जादू उपकरण का उपयोग करना। यह ऐसी चीज है जो एक सामान्य जादूगर अपने जीवन काल में कभी प्राप्त नहीं कर पाएगा, इसलिए आपको इसे संजोकर रखना चाहिए, म्यूहे ने म्यूबाई से ईमानदारी से कहा। चिंता मत करो अंकल, मैं आपको निराश नहीं करूंगा। मुझसे ऐसा कहना बेकार है, तुम्हें म्यू निंगज्यू और परिवार के मुखिया के सामने खुद को साबित करना होगा। म्यूहे ने ये कहते हुए म्यूबाई के कंधे थपथपाए। म्यूबाई ने गंभीरता से सिर हिलाया, उसका दिल ठंडी हंसी के बिना नहीं रह सका। जू झाओटिंग, अगर तुम्हारी साधना मेरे बराबर है तो क्या हुआ? अगर तुम्हारे पास बिजली तत्व है तो क्या हुआ? मेरे पीछे विशाल म्यू परिवार है, तुम मुझसे कभी मुकाबला नहीं कर पाओगे। अच्छा, उस मो फैन नाम के बच्चे का क्या हाल है? म्यूहे को अनजाने में यह बात ऐसे सूझी जैसे उसे कोई भिखारी याद आ गया हो जिसे वह पैसे नहीं देना चाहता। उसने बिना सोचे समझे पूछा, मानो उसे कुछ करना ही न हो। वह कचरा है, उसे निश्चित रूप से स्कूल से निकाल दिया जाएगा। म्यूबाई को मो फैन के प्रति अपनी घृणा को छिपाने की जरूरत नहीं थी। म्यूबाई को मो फैन से सचमुच नफरत थी। जब सब छोटे थे तो वे इसी इलाके में साथ साथ पले बड़े थे। हालांकि मो फैन के पीछे हमेशा लोगों का एक समूह रहता था, वह बंदर राजा जैसा था। हालांकि म्यूबाई को ये समझ नहीं आया कि पूजनीय और अद्वितीय मू निंगज्यू असल में उनके साथ आंख मूंद कर घुल मिल रही थी और उनके रिश्ते बहुत घनिष्ठ थे। वह क्या समझता था? वह एक जंगली बंदर की तरह था जो हर रोज अपने तेवर दिखाते हुए ब्लॉक और पहाड़ी इलाकों में दौड़ता रहता था, फिर भी उसकी गरीबी पूरी तरह से उजागर हो जाती थी। क्या उसे पता था कि असली ताकत क्या होती है, पारिवारिक हैसियत क्या होती है? क्या उसे पता था कि इतना गरीब कहलाना कैसा होता है कि लोग उसे हमेशा नीची नजरों से देखते हैं? नौकर का बेटा तो बस नीच है। बिना देखे उसे पता ही नहीं था कि दूरदर्शिता क्या होती है, महत्वाकांक्षा किसे कहते हैं। वो बस उस कीचड़ से भरी गली में अपनी झुगी झोपड़ी में रहता था और मेहनत करने में आनंद लेता था। मैं उसे जाने देता हूँ। मेरे पास जिया जिन के लिए भी एक स्पष्टीकरण होगा। ऐसा नहीं है कि मैंने मदद नहीं की, बात बस इतनी है कि उसका बेवकूफ बेटा जादूगर नहीं बन पाया, जबकि हमने उसे जागने का मौका दिया था। लोग बस चतुर नहीं होते, उन्हें बस कोशिश करने के लिए भारी मात्रा में पैसा खर्च करना पड़ता है। बात यह है कि तुम एक हारे हुए इंसान हो, तुम अपने बेटे से एलोसोरस बनने की उम्मीद कैसे कर सकते हो? गरीब और बेकार होना एक ऐसी चीज है जो पीढ़ियों से चली आ रही है, म्यूहे ने धीरे से कहा और सिगरेट का एक कश लिया। इस समय म्यूहे की आंखें आधी बंद थीं। वह एक भव्य और सुंदर बूढ़े लोमड़ी जैसा लग रहा था। उसने गरीब लोगों के प्रति अपनी घृणा और उपहास भी प्रकट किया।